अध्याय 441 उत्पत्ति। जब उसने 20 सम्राट को स्वर्ग की अवहेलना करने और किसी की किस्मत बदलने का जिक्र करते सुना, तो यांग ये ने उस छोटे भंवर और उसके भीतर की छोटी लड़की के बारे में सोचा। जब वह छोटे भंवर और छोटी लड़की से मदद की गुहार लगाने ही वाला था, तो उसकी आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। मुझसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी असहाय हूँ। उसका शरीर पूरी तरह से जीवन शक्ति से रहित है और मृत्यु ऊर्जा उसके भीतर प्रकट हुई है। इसलिए छोटे भंवर और मेरे पास अभी जो क्षमता है, उससे उसे बचाना पूरी तरह से असंभव है। क्या युक्सी में भी कोई जीवन शक्ति नहीं थी? क्या तुम अभी भी स्वर्ग की अवहेलना करने और उसकी किस्मत बदलने में सक्षम नहीं थे? यांग ये ने अपने दिल में बेचैनी से कहा। उसकी स्थिति अलग थी। वह जीवन शक्ति से रहित होने के कगार पर थी और उसके भीतर कोई मृत्यु ऊर्जा नहीं थी। इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए केवल इस दुनिया के नियमों के विरुद्ध जाना था। दूसरी ओर, मुझे एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए स्वर्ग दाव के सर्वोच्च नियमों के विरुद्ध जाना होगा। यहां तक इस दुनिया का एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ भी स्वर्ग दाव के नियमों के विरुद्ध जाने में असमर्थ है। यहां तक छोटा भंवर भी इसे पूरा नहीं कर सकता। यांग ये की आवाज में पागलपन की झलक थी। उसके दिल में, छोटा भंवर सर्वशक्तिमान था, तो वह इसे पूरा करने में असमर्थ कैसे हो सकता है? यह उसकी क्षमता से परे कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता, या मुझे कहना चाहिए कि यह अभी नहीं हो सकता, जब तक कि आप इस पर पूरा नियंत्रण नहीं कर लेते और यिन और यांग को उल्टने की इसकी क्षमता का उपयोग नहीं कर लेते। हालांकि आप अभी इस छोटे भंवर को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। यांग ये तुरंत कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। छोटा सा भंवर भी उसे बचा नहीं पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि मां सचमुच ऐसे ही मर जाएगी? जब उसने यहां तक सोचा, तो उसके भीतर से एक भयंकर वध तलवार की भावना अचानक फूट पड़ी, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर से एक रक्त लाल चमक रिसने लगी। उसी समय यांग ये की आंखें लाल होने लगी, जैसे कि वह एक राक्षस बन गया हो। लाल चमक आसपास की ओर बढ़ती हुई, जानलेवा इरादे से आती हुई प्रतीत हो रही थी। जहां भी यह गुजरी, वहां 6 मीटर से अधिक चौड़ी और 100 मीटर से अधिक लंबी कई विशाल खाइयां दिखाई दी। हालांकि लाल चमक हवा में नहीं फैली, और यह दूर दूर तक लगातार फैलती रही। 8वें स्तर का वध इरादा। जानवर सम्राट की पलकें झपकने लगीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये की वध तलवार की मंशा वास्तव में इस समय 8वें स्तर तक आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि यांग ये के भीतर से निकलने वाली लाल चमक वध की मंशा का प्रदर्शन थी, जिसने भौतिक रूप ले लिया था। दूसरे शब्दों में, यांग ये भविष्य में हत्या करने के लिए शुद्ध वध की मंशा का उपयोग करने में सक्षम होगा। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यांग ये की तलवार की मंशा अब हवा में बिखरे बिना भौतिक रूप ले सकती है। इसे सरल शब्दों में कहें तो, जब यांग ये ने अपनी तलवार की मंशा से बढ़ी हुई तलवार की क्यूई की एक स्ट्रैंड को निष्पादित किया, तो तलवार की क्यूई की उस स्ट्रैंड के भीतर की तलवार की मंशा बिखरी नहीं, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी तलवार की क्यूई को टुकड़ों में उड़ा दे। बेशक, इसका अपवाद तब था जब उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी खुद की ताकत से कहीं ज्यादा थी। 8वें स्तर से पहले, सभी इरादों का उपयोग केवल अपने विरोधियों को दबाने और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता था, लेकिन एक बार जब इरादे 8वें स्तर पर पहुंच गए, तो उनकी शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन होगा। संक्षेप में, यांग ये शायद अब कुछ एक साथ दायरे के विशेषज्ञों को भी मार सकता है, क्योंकि 8वें स्तर के स्लॉटर स्वॉर्ड इंटेंट एक साथ दायरे के विशेषज्ञों को दबा सकता है। यहां तक कुछ तीसरे या चौथे रैंक के एक साथ दायरे के विशेषज्ञ भी 8वें स्तर के स्वॉर्ड इंटेंट से बेहद डरेंगे, खासकर स्लॉटर स्वॉर्ड इंटेंट से। ठीक इसी समय फैंग यू ने यांग ये का हाथ पकड़ा और उसे चिंता और बेचैनी भरी आवाज में धीरे से पुकारा। भले ही उसे नहीं पता था कि यांग ये के साथ अभी क्या हुआ था, लेकिन यांग ये का रूप वाकई चौंकाने वाला था। क्योंकि सिर्फ उसकी आंखें ही लाल नहीं थीं, बल्कि उसके बाल भी लाल रोशनी की परत में ढके हुए थे, और उसके चेहरे पर क्रूर भाव ने उसे और भी भयभीत कर दिया। जब उसने फैंग यू की बात सुनी, तो ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो, और लाल चमक तुरंत ही ज्वार के पानी की तरह उसके शरीर में समा गई, जबकि उसकी आंखों में चमक लौट आई। यांग ये फैंग यू के सामने घुटनों के बल गिर गया, जबकि उसके चेहरे पर एक भयावह और दर्दनाक अभिव्यक्ति थी, और उसके चेहरे पर फिर से बहने वाले आंसू वास्तव में लाल रंग के निशानों से भरे हुए थे। जानवर सम्राट ने उनकी ओर देखा, और फिर उसकी आकृति वहीं गायब हो गई ताकि यांग ये और उसकी मां अकेले रह सकें। फैंग यू ने यांग ये का हाथ कसकर पकड़ लिया और कोमल स्वर में कहा, हर कोई मरता है, और मैं वास्तव में संतुष्ट हूं कि मैं जाने से पहले तुम्हें देख पाया। लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे और लिटिल याओ के बारे में काफी चिंतित हूं। खासकर तुम्हारे बारे में। तुम बचपन से ही हमेशा एक अडिग और आवेगी चरित्र वाले रहे हो, और एक बार जब तुम आवेग में काम करते हो, तो तुम सभी परिणामों की अनदेखी करते हो। मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा बदला नहीं लोगे। लिटिल याओ को अपने साथ ले जाओ और दक्षिणी क्षेत्र छोड़ दो, और जब तक तुम सम्राट क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते, तब तक फिर कभी वापस मत आना, ठीक है? यांग ये ने दर्द के भाव के साथ अपना सिर हिलाया, फिर भी वह कुछ नहीं बोला, जबकि उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
क्या तुम चाहते हो कि मैं पछतावे के साथ मरूं? फैंग यू थोड़ा गुस्से में था। वह मौत से नहीं डरती थी। उसे डर था कि मरने के बाद यांग ये कुछ अतार्किक काम कर देगा। भले ही यांग ये को बीस्ट सम्राट की सहायता प्राप्त थी, लेकिन फ्लावर पैलेस एक संप्रदाय था। अगर वे एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार थे, तो उनके लिए यांग ये को मारना असंभव नहीं होगा, भले ही बीस्ट सम्राट वहां मौजूद हों। यांग ये ने उसे गुस्सा होते देखा तो जल्दी से कहा, गुस्सा मत हो। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। फैंग यू ने संतोष से सिर हिलाया और फिर एक पल के लिए गहराई से विचार करते हुए कहा, यार क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता कौन हैं? मेरे पिता। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह अभी बोलने ही वाला था कि फैंग यू ने कहा, वह ग्रैंड किन साम्राज्य के 4 महान कुलों में से एक, यांग कबीले की शाखा रेखा से एक शिष्य था। मुझे पता है कि तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह शायद मर चुका है। यांग ये के दिल में इन शब्दों को सुनकर भावनात्मक प्रभाव का एक भी निशान नहीं था। क्योंकि जब वह एक बच्चा था, तब के अलावा, उसने चीजों को समझने के बाद कभी भी अपने तथाकथित पिता के बारे में नहीं सोचा था। यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं था, लिटिल याओ भी ऐसा ही था। उन दोनों के लिए बस उनकी मां का होना ही काफी था। फैंग यू उन सभी चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी जो इतने सालों पहले हुई थीं। उसने दूर की ओर देखा और एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने कहा, मैं हमेशा से फ्लावर पैलेस की शिष्या नहीं थी, और मैं कभी केंद्रीय क्षेत्र के एक छिपे हुए कबीले की रखेल की संतान थी। मुझे कबीले के एक प्रत्यक्ष वंशज ने फंसाया और केंद्रीय क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसलिए मैं दक्षिणी क्षेत्र में आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके बाद 20 साल से अधिक समय बीत जाएगा। एक छिपा हुआ कबीला। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि माँ के पास वास्तव में ऐसी पृष्ठभूमि होगी। यांग ये ने कहा, माँ, क्या आपके कबीले में कोई ऐसा है जिसके बारे में आपको चिंता है? फैंग यू ने अपना सिर हिलाया, यांग ये की ओर देखा, और फिर कुछ देर झिझकते हुए बोली, तुम्हारी दादी की एक इच्छा थी, और वह यह थी कि उनकी कब्र को कबीले के पैतृक हॉल में ले जाया जाए और कबीले की स्वीकृति प्राप्त हो। दुर्भाग्य से, मैं उनकी उस इच्छा को पूरा करने में कभी उनकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी खातिर यह सब पूरा करूंगा। यांग ये ने अपना सिर नीचे किया ताकि फैंग यू को उसके क्रूर भावों पर ध्यान न जाए, जबकि वह हल्की आवाज में बोल रहा था। इस समय, वह यह कैसे नहीं समझ पाया कि उसकी माँ उसे अपने अंतिम शब्द दे रही थी। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो उसके भीतर की गहन ऊर्जा और हत्या की मंशा बढ़ गई और ऐसा लगा जैसे यह किसी भी क्षण उससे बाहर निकल जाएगी। फैंग यू ने सिर हिलाया और कहा, आपकी क्षमता के साथ, आप निश्चित रूप से भविष्य में एक विशेषज्ञ बनने में सक्षम होंगे। उस समय, कबीले निश्चित रूप से आपको पूर्वजों को स्वीकार करने और कबीले में वापस आने की अनुमति देंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि आप मेरे बेटे हैं। अगर वह दिन वास्तव में आता है तो आप खुद निर्णय ले सकते हैं, और मैं इसके खिलाफ नहीं होऊंगा चाहे आपका निर्णय कुछ भी हो। माँ, आप किस कबीले से ताल्लुक रखती थीं? यांग ये स्वाभाविक रूप से उस कबीले में शामिल होना नहीं चाहेगा, क्योंकि सिर्फ उनकी बातचीत से ही उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी माँ को उसका तथाकथित कबीला बहुत नापसंद था, और शायद उसके मन में उस कबीले के प्रति बहुत नाराजगी थी। नहीं, नफरत थी। मो कबीले में, मेरा मूल नाम मोशिरान था, लेकिन वह बहुत समय पहले की बात है। मुझे यह नाम ज्यादा पसंद है, फैंग यू ने धीरे से कहा। मो कबीला। यांग ये दंग रह गया और बोला, मो कबीला जो पीढ़ियों से जियाओ कबीले का दुश्मन रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? फैंग यू हैरान था। यह वाकई एक संयोग है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसने अपनी हथेली को पलटा और छोटे भंवर के भीतर से जियाओ युक्सी को बुलाया। फैंग यू की आंखों में आश्चर्य और भी बढ़ गया जब उसने देखा कि जियाओ युक्सी अचानक यहाँ प्रकट हुई। यांग ये ने शियाओ युक्सी का हाथ पकड़ा और कहा, यह मेरी पत्नी है, आपकी बहू है, और वह शियाओ कबीले की सदस्य है। जियाओ युक्सी जब फैंग यू से मिली तो थोड़ी शर्मीली थी, और जब उसने यांग ये की आवाज सुनी तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने शर्मिंदगी से यांग ये की तरफ देखा, और फिर वह फैंग यू के पास चली गई और झुककर उसने धीरे से कहा, माँ। यद्यपि उसकी आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी वह बहुत स्पष्ट थी। फैंग यू दंग रह गई, और फिर उसने प्रसन्नता से अपना चेहरा दिखाया। उसने शियाओ युक्सी का हाथ थामा और कहा, कितनी सुंदर लड़की है। मेरी ये बहुत भाग्यशाली है। भले ही वह मो कबीले की सदस्य थी, लेकिन उसने कभी खुद को ऐसा नहीं माना। इसलिए, उसे इस बात से कोई घृणा या नाराजगी नहीं हुई कि शियाओ युक्सी शियाओ कबीले से थी। उसे बस इतना पता था कि यह उसके बेटे की पत्नी थी। जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, फैंग यू ने यांग ये को देखा और कहा, मैं जो कुछ भी कहा था उसे वापस लेती हूँ। आपको मो कबीले में शामिल होने की जरूरत नहीं है, और मो कबीले और जियाओ कबीले के बीच के मामलों में शामिल न हो। बस लिटिल याओ की अच्छी देखभाल करें, एक परिवार शुरू करें, और अच्छी तरह से जिएं। कभी भी खुद को किसी भी संघर्ष में न फंसने दें, समझे? वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भविष्य में मो कबीले के लिए हत्या का साधन बने। मैं समझ गया। यांग ये ने सिर हिलाया। फैंग यू ने ध्यान नहीं दिया था कि यांग ये ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद कर ली थी कि उसके नाखून उसकी हथेली में गहराई तक धंस गए थे।
जियाओ युक्सी ने यांग ये की तरफ देखा और उसकी आंखों में दर्द की एक झलक उभरी, क्योंकि उसकी हथेली पर यांग ये का खून लगा हुआ था और वह जानती थी कि यांग ये इस समय निश्चित रूप से बहुत दर्द में था और बस खुद को जबरदस्ती रोक रहा था। जियाओ युक्सी ने फैंग यू की तरफ देखा और फिर उसके दिल में तुरंत सदमा भर गया। इस समय फैंग यू का चेहरा असाधारण रूप से भयानक रूप से पीला था और उसमें खून का जरा भी निशान नहीं था। इसके अलावा उसकी भौहों के बीच में एक भौतिक काली ऊर्जा की किरण थी, जबकि उसकी नज़र धीरे धीरे शून्य होती जा रही थी। फैंग यू ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये की ओर देखने से पहले जियाओ युशी की ओर देखा। उसकी आंखों में अनिच्छा, पछतावा और बेचैनी जैसी कई भावनाएं थीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ यांग ये के चेहरे की ओर बढ़ाया और हल्के से चिल्लाए, ये लिटिल याओ। हालांकि उसका हाथ ठीक उसी समय रुक गया जब वह यांग ये के चेहरे को छूने वाला था और फिर वह तुरंत जमीन की ओर गिर गया। यांग ये ने जल्दी से अपनी मां का हाथ पकड़ा और उसे अपने आंसू भरे चेहरे पर रख दिया। शियाओ युक्सी अभी बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसकी तलवार एक झटके के साथ जमीन पर गिर गई, क्योंकि फैंग यू की आंखों में अब कोई रंग नहीं था और उसकी सांसें भी बंद हो गई थीं। अध्याय 442 नश्वर सम्राट तलवार। यांग ये पागल नहीं हुआ और वह वहीं फैंग यू के सामने घुटने टेक बैठा। तलवार संप्रदाय में कदम रखने के बाद से लेकर अब तक उसने जो भी प्रयास किए हैं वे अपने परिवार को एक खुशहाल और बेहतर जीवन जीने देने के लिए किए हैं। हालांकि उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और वह एक नियम के कारण मर गई थी जिसे फूल महल के स्वामी ने 10,000 साल पहले स्थापित किया था। हाहा, यह कितनी हास्यास्पद बात है। 10,000 साल पहले मरे एक व्यक्ति ने जो नियम बनाया था उसके कारण मेरी मां की जान चली गई। यह वाकई कितनी हास्यास्पद बात है। घृणा, उसके भीतर असीम घृणा उमड़ पड़ी। वह फूल महल में सभी से घृणा करता था और खुद से भी अधिक घृणा करता था क्योंकि वह असमर्थ था। उसे इस बात का अफसोस था कि वह उस दिन अपनी मां की पहचान उजागर होने से पहले ही घर वापस क्यों नहीं आया। यदि, दुर्भाग्यवश, इसमें कोई यदि नहीं था। जियो युक्सी यांग ये के साथ गई और फैंग यू के सामने घुटने टेक दिए। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब वह जो भी कहे वह बेकार था। वह बस यांग ये के साथ जा सकती थी और उसका दर्द साझा कर सकती थी। काफी समय बीतने के बाद यांग ये ने शियाओ युशी को ऊपर उठाया और फिर उसने फैंग यू की लाश को छोटे भंवर में रख दिया। उसके बाद उसने कहा, युशी, मेरी छोटी बहन लिटिल याओ की देखभाल करने में मेरी मदद करो, जो इंपीरियल कैपिटल में तावीज मास्टर एसोसिएशन में है, ठीक है? मैं तभी सही मायने में सहज हो सकता हूं जब वह तुम्हारे साथ हो। जियाओ युक्सी एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, सावधान रहो। वह जानती थी कि यांग ये उसे दूर भेज रहा है और वह जानती थी कि वह क्या करने का इरादा रखता है। हालांकि उसने उसे मना नहीं किया क्योंकि यांग ये की निगाहें उसे बता रही थीं कि कोई भी उसके फैसले को नहीं बदल सकता, इसलिए वह केवल उसका समर्थन कर सकती थी। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी जब उसने कहा, चिंता मत करो, मैं जिंदा और स्वस्थ रहूंगा। कम से कम मैं तब तक जिंदा और स्वस्थ रहूंगा जब तक कि फूल महल पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। जियाओ युक्सी यांग ये के पास गई और उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया, फिर उसने धीरे से कहा, सावधान रहो। अगर तुम मर गए तो मैं निश्चित रूप से अकेले नहीं रहूंगी, इसलिए इसे ऐसे ही समझो कि तुम मेरी खातिर नहीं मर सकते, समझे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियाओ युक्सी की आकृति इंपीरियल कैपिटल की ओर चमक उठी। उसके जाने के बाद जानवर सम्राट यांग ये के सामने प्रकट हुआ। तुम फूल महल पर हमला करने का इरादा रखते हो? जानवर सम्राट ने धीमी आवाज में पूछा। मैं अपनी मां की मौत का बदला कैसे नहीं ले सकता? यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, जबकि उसकी वध की मंशा उससे बाहर निकलने और उसके चारों ओर की जमीन को फटने से नहीं रोक सकी। जानवर सम्राट कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, तुम्हारे पास जो प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता है, उसके साथ तुम 100 साल से भी कम समय में अपनी उंगली के एक झटके से फूल महल को नष्ट कर सकते हो। लेकिन अब वे अपनी उंगली के एक झटके से तुम्हें नष्ट कर सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो तुम बाकी दो से कैसे निपटोगे? इसके अलावा मैंने अभी फूल महल में एक बेहद अस्पष्ट आभा महसूस की है। मेरा अनुमान है कि फूल महल शायद कुछ करने की योजना बना रहा है, इसलिए अभी उनसे मौत तक लड़ना वास्तव में उचित नहीं है। वरिष्ठ, आपको केवल एक मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ को रोकना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, यांग ये ने कहा। आपको अन्य विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त है? जानवर सम्राट ने जिज्ञासु निगाह से यांग ये की ओर देखा। यांग ये ने जानवर सम्राट के सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, फूल महल में अभी एक दुर्जय दुश्मन है और मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। मुझे लगता है कि ग्रैंड किन साम्राज्य हमारे साथ सेना में शामिल होने के लिए बहुत इच्छुक होगा। जानवर सम्राट ने आह भरते हुए कहा, इस तरह मेरा डाकबीस्ट साम्राज्य वास्तव में तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा।
बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम एक वफादार व्यक्ति हो और मुझे पता है कि तुम आज मेरे डाकबीस्ट साम्राज्य की मदद को जरूर याद रखोगे और मेरे डाकबीस्ट साम्राज्य को धोखा नहीं दोगे। हालांकि दुनिया में सबसे अस्थिर चीज सिर्फ इंसानों का दिल होता है। बच्चे, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? वरिष्ठ, क्या आपने मुझ पर पहले से ही भरोसा नहीं किया है? यांग ये ने कहा। जानवर सम्राट ने हंसते हुए कहा, ठीक है बच्चे, इस बार मैं तुम्हारे साथ पागल हो जाऊंगा। जानवर सम्राट का उत्तर प्राप्त करने के बाद यांग ये यहाँ और नहीं रुका और उसने 9वीं नरक तलवार पंखों का उपयोग एक छाया में बदलने के लिए किया जो क्षितिज में गायब हो गई। एक नेक आदमी अपना बदला जरूर लेता है, भले ही इसमें 10 साल लग जाएं। वह यांग ये कोई नेक आदमी नहीं था और उसने उसी दिन बदला लेने का प्रयास किया जिस दिन दुश्मनी शुरू हुई थी। डॉट 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 टाइगर क्लाउड सिटी। टाइगर क्लाउड सिटी फ्लावर पैलेस के सबसे निकट का शहर था और यह वह शहर भी था जिस पर फ्लावर पैलेस के जागीरदारों का सबसे कम प्रभाव था। लीसी और बाइक्यू अपने साथ 300,000 सैनिक लेकर आए थे। 200,000 प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में थे, लगभग 90,000 राजा क्षेत्र में थे और अंतिम 10,000 आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा उनकी सेनाओं में 30 से ज्यादा एक साल ट्रियल्म विशेषज्ञ भी थे। यह कहा जा सकता है कि ग्रैंड किन साम्राज्य ने फ्लावर पैलेस में जो सैन्य शक्ति भेजी थी वह ओरिजिन स्कूल से कमतर ही थी। फूल महल की वर्तमान स्थिति क्या है? लीसी ने टाइगर क्लाउड सिटी में उसके सामने खड़े एक साल ट्रियल्म अधिकारी से पूछा। बाइक्यू लीसी के बगल में थी और 20 से अधिक एक साल ट्रियल्म विशेषज्ञ दूर खड़े थे। प्रधानमंत्री, फ्लावर पैलेस ने कोई असामान्य कार्रवाई नहीं की है। ओरिजिन स्कूल, गोस्ट सेक्ट, स्नो पैलेस और ब्राइट मून सेक्ट को हमारी सेना ने घेर लिया है, इसलिए वे फ्लावर पैलेस की सहायता के लिए सेना भेजने में पूरी तरह असमर्थ हैं। मुझे लगता है कि हम हमला कर सकते हैं, अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा। लीसी ने अपना सिर हिलाया और कहा, जितना ज्यादा ऐसा होता है उतना ही मैं असहज महसूस करता हूँ। कियान हुआगो कोई बेवकूफ नहीं है। चूंकि उसने हमारे ग्रैंड किन साम्राज्य पर हमला करने के लिए उसे बहकाने की हिम्मत की है, तो शायद वे हमारे साम्राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसके अलावा वे चट्टान की तरह बेहद स्थिर दिखते हैं, तब भी जब मेरे साम्राज्य की सेना उनकी सीमाओं पर दबाव डालती है और पूरे फूल महल में अव्यवस्था का एक भी निशान नहीं दिखता। मुझे लगता है कि वे हमें उन पर हमला करते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री जी, हम भी यहाँ बेकार नहीं बैठे रह सकते। वास्तव में, बाईची ने सहमति में कहा। लीसी ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेशक हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वांग जियान जो ब्राइट मून संप्रदाय को घेर रहा है, उसे उस पर कब्जा करने की कगार पर होना चाहिए, है न? ठीक इसी समय यहाँ स्थानिक उतार चढ़ाव की लहर उठी और फिर वहां से एक आवाज उठी, प्रधानमंत्री, स्थिति में बदलाव आया है। मार्क्विस वांग जियान और ब्राइट मून संप्रदाय के लिए उनके नेतृत्व वाली सभी ताकतें नष्ट हो गईं और उनकी मृत्यु का कारण अज्ञात है। मैंने स्काउट भेजे हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। यह सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। आखिरकार, वांग जियान एक प्रथम श्रेणी का सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था और उसने अपने साथ 20 से अधिक एक साल क्षेत्र विशेषज्ञ और 20,000 से अधिक सैनिक भी ले लिए थे। तो ब्राइट मून संप्रदाय उन्हें कैसे नष्ट कर सकता था? इसके अलावा उनमें से एक भी बचकर नहीं निकल पाया था। आखिरकार, ब्राइट मून संप्रदाय के पास केवल एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ और 10 से अधिक एक साल क्षेत्र विशेषज्ञ थे। टकराना। ठीक इसी समय अचानक बाहर से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। लगभग उसी क्षण जब विस्फोट हुआ, लीसी और बाईक्यूई दोनों मौके पर ही गायब हो गए और टाइगर क्लाउड सिटी के ऊपर आसमान में दिखाई दिए। उनकी दृष्टि में कुछ 100 किलोमीटर का क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो चुका था। यह एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में एक गंभीर नजर थी, क्योंकि यह विशेषज्ञ वास्तव में उनकी दिव्य भावना से बचने में सक्षम था और बिना एक भी आवाज किए टाइगर क्लाउड सिटी में पहुंच गया था। दूसरे शब्दों में, उस व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से उनकी खुद की ताकत से ऊपर थी। टकराना। अचानक उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उनकी आकृतियां टिमटिमाने लगीं और तुरंत ही गायब हो गईं। उन दोनों के गायब होने के ठीक बाद एक विशाल ताड़ का पेड़ जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था, हवा से बाहर निकलकर उस जगह पर आ गिरा जहां वे अभी अभी रह रहे थे। अंतरिक्ष का वह विस्तार गड़गड़ाया और टुकड़ों में फट गया, जिससे एक गहरा काला और विशाल छेद दिखाई दिया और कुछ समय बीतने के बाद ही कानूनों की ऊर्जा द्वारा इसकी मरम्मत की गई। तुम दोनों वास्तव में मेरे हमले से बचने में सक्षम थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि दक्षिणी क्षेत्र में ऐसे सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ मौजूद हैं। इस आवाज के साथ एक बूढ़ा आदमी जो कढ़ाई वाला लबादा पहने हुए था, हवा में दिखाई दिया और लीसी और बाईक्यू की नजरों से मिला। वह कम से कम सम्राट क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। लीसी और बाईची के दिल कांप उठे जबकि उनके भाव गंभीर हो गए। आप दक्षिणी क्षेत्र से आए विद्वान नहीं हैं, लीसी ने भारी आवाज में कहा, जबकि उनके हाथ में एक सफेद रूलर दिखाई दिया।
आप कितनी समझदारी से काम लेते हैं। बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा और बोला, मैं केंद्रीय क्षेत्र में महान हान साम्राज्य का मांद बुजुर्ग हूं और मेरा नाम सितुहाई है। महान हान साम्राज्य। लीसी और बाई क्यू के हाव भाव बदल गए और फिर लीसी ने भारी आवाज में कहा, मेरे ग्रैंडकिन साम्राज्य और महान हान साम्राज्य के बीच कोई संघर्ष या दुश्मनी नहीं लगती है ना? तो आप दक्षिणी क्षेत्र में क्यों आए हैं और आप फूल महल की सहायता क्यों करते हैं? इस समय उन दोनों को समझ में आ गया कि फूल संप्रदाय और अन्य संप्रदायों को उनका आत्मविश्वास कहां से मिला। यह पता चला कि यह केंद्रीय क्षेत्र के इस असाधारण अधिपति से था। हालांकि लीसी और बाई क्यू यह नहीं समझ पाए कि महान हान साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदायों की सहायता करने के लिए क्यों आएगा। आखिरकार इन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को क्षेत्रों के बीच की बाधा से गुजरने की अनुमति देने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अतीत में कोई संघर्ष नहीं था, लेकिन अब है। सीटू हाई ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप अभी भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। तलवार संप्रदाय के अलावा दक्षिणी क्षेत्र में 6 महान शक्तियों में से सभी 5 ने मेरे महान हान साम्राज्य का पक्ष लिया है और मेरे महान हान साम्राज्य के जागीरदार बन गए हैं। इसलिए आपके ग्रैंडकिन साम्राज्य द्वारा उन पर हमला करना मेरे महान हान साम्राज्य पर हमला करने के बराबर है। समझे? यह कैसे संभव हो सकता है? लीसी के दिल में तूफानी लहरें उठीं। मूल विद्यालय और अन्य संप्रदाय कैसे महान हान साम्राज्य के जागीरदार बनने का विकल्प चुन सकते हैं? वे सभी और यहां तक कि मेरा ग्रैंडकिन साम्राज्य भी केंद्रीय क्षेत्र में कुछ नहीं है, लेकिन सभी दक्षिणी क्षेत्र में श्रेष्ठ होने के आदी हैं। तो वे दूसरों के सेवक बनने का विकल्प कैसे चुन सकते थे? इसके अलावा महान हान साम्राज्य का यह विशेषज्ञ दक्षिणी क्षेत्र में कैसे आया? वह क्षेत्रों के बीच की बाधा से बिल्कुल भी प्रभावित क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सीटू हाई ने ठंडी हंसी में कहा, ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। मैं यहाँ केवल आपको यह बताने आया हूँ कि मेरे महान हान साम्राज्य के विशेषज्ञ और सोलिटर कोर जल्द ही दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचेंगे। यदि आप ग्रैंडकिन साम्राज्य को जीवित रखना चाहते हैं और अपना सिंहासन बनाए रखना चाहते हैं, तो आत्मसमर्पण कर दें। अन्यथा, हे, आप सभी दक्षिणी क्षेत्र में कैसे आए? लीसी ने धीमी आवाज में पूछा। 7वीं रैंक का मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ भी क्षेत्रों के बीच की बाधा को पार करके अप्रभावित नहीं रह सकता। आप मोनार्क रियल्म के 4थे रैंक पर हैं, फिर भी आप न केवल बाधा को पार करने में सक्षम हैं, बल्कि आप इससे पूरी तरह प्रभावित हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बाधा बेकार हो गई है और महाद्वीप एक में शामिल होने वाला है? क्या आपने नश्वर सम्राट तलवार के बारे में सुना है? सीटू हाई ने पूछा। लीसी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अनायास ही चिल्ला उठा। मर्त्य सम्राट तलवार ने एक मालिक को स्वीकार कर लिया है। यह कैसे संभव हो सकता है? एक सच्चा मर्त्य सम्राट अभी भी महाद्वीप में कैसे प्रकट हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? नश्वर सम्राट तलवार के कई उपयोग थे और उनमें से एक था प्रोफाउंड महाद्वीप पर सभी बाधाओं और मोहरों की अवहेलना करने की क्षमता। क्योंकि नश्वर सम्राट तलवार एक प्राकृतिक दाव कलाकृति थी जो इस दुनिया के साथ पैदा हुई थी। दाव कलाकृतियों को प्राकृतिक और कृत्रिम दाव कलाकृतियों में विभाजित किया गया था। लीसी और बाई क्यूई दोनों के पास मौजूद अंधेरे खजाने दाव कलाकृतियां थीं, लेकिन वे कृत्रिम दाव कलाकृतियां थीं। दूसरी ओर नश्वर सम्राट तलवार एक प्राकृतिक दाव कलाकृति थी, और यह एक ऐसी कलाकृति थी जो इस दुनिया के साथ पैदा हुई थी। अध्याय 443 स्थिति में चौंकाने वाला परिवर्तन। लीसी को असाधारण झटका लगा। नश्वर सम्राट तलवार की तुलना में नश्वर सम्राट की उपस्थिति से उसे और भी अधिक झटका लगा। नश्वर सम्राट प्रागैतिहासिक युग के दौरान कुछ हजार साल पहले केवल एक बार प्रकट हुए थे और दुनिया में केवल 3 बार ही प्रकट हुए थे। नश्वर सम्राट कौन था? किंवदंती के अनुसार नश्वर सम्राट दुनिया का संदेशवाहक था और स्वर्ग और पृथ्वी की ओर से दुनिया का प्रबंधन करता था। यह किंवदंती तथ्यों पर आधारित थी क्योंकि हर एक नश्वर सम्राट ने पूरे महाद्वीप को एकजुट किया था। एक बार नश्वर सम्राट तलवार प्रकट हो जाए तो सभी क्षेत्र आत्मसमर्पण कर देंगे। नश्वर सम्राट का प्रकट होना यह दर्शाता था कि महाद्वीप का एकीकरण होने वाला था। क्योंकि नश्वर सम्राट की तलवार के सामने विभिन्न क्षेत्रों में सील और अवरोध समाप्त हो जाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो उस क्षण के बाद से विभिन्न प्रदेशों के सभी निवासी एक दूसरे के बीच स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा कर सकेंगे और उन्हें प्रदेशों के बीच की बाधाओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। अब तुम्हें पता चल गया है कि मूल विद्यालय और अन्य संप्रदायों ने मेरे श्रेष्ठ हान साम्राज्य का पक्ष क्यों लिया है ना? सीटू हाई ने ठंडे स्वर में कहा, मृत्यु सम्राट को पता है कि तुम्हारा ग्रैंडकिन साम्राज्य निश्चित रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने हमें तुम्हारे साम्राज्य को एक छोटा सा सबक सिखाने का आदेश दिया। तुम दोनों में बहुत अच्छी ताकत है, तुम सैनिकों का नेतृत्व करने में कुशल हो और एक साम्राज्य का प्रबंधन करने में सक्षम हो। यदि तुम दोनों मृत्यु सम्राट के अधीन होने के लिए तैयार हो, तो न केवल तुम मृत्यु से बच सकते हो, बल्कि मृत्यु सम्राट तुम दोनों को महत्वपूर्ण पदों पर भी बिठा देगा। क्या मजाक है? बाईची ठंडी हंसी हंसा। उसने अपनी कृपाण सीटू हाई की ओर तानते हुए कहा, तुम चाहते हो कि हम आत्मसमर्पण कर दें और अपने सम्राट को धोखा दें?
यह वास्तव में कितना हास्यास्पद है। मुझे, बाई ची, यह अनुभव करने दो कि केंद्रीय क्षेत्र के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ कितने दुर्जेय हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी कृपाण घुमाई, और फिर 100 मीटर से अधिक चौड़ी और 300 मीटर लंबी रक्त लाल चमक अंतरिक्ष को चीरती हुई सीटू हाई की ओर गिरी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। सीटू हाई ने अपनी हथेली हिलाई, जिससे एक विशालकाय चमक प्रकट हुई और उसने तुरंत ही बाई ची की रक्त लाल चमक को मिटा दिया। ठीक इसी समय, लीसी के हाथ में धार्मिकता के शासक की नोक से एक विशाल दूधिया सफेद चमक चमकी, और यह तुरंत सीटू हाई के सामने आ गई। बाद वाले के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसने अपने दाहिने पैर से तेजी से अंतरिक्ष को रौंदा, जिससे वह तुरंत गड़गड़ाहट के साथ टुकड़ों में बिखर गया और उसका आकार तुरंत अंतरिक्ष में बिखरी दरार के बीच से गायब हो गया। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। जब नश्वर सम्राट सेना को दक्षिणी क्षेत्र में ले जाएगा, तो तुम सभी निश्चित रूप से नष्ट हो जाओगे। दूर से सीटू हाई की आवाज गूंजी। बाईक्यू और लीसी के चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे जब उन्होंने सीटू हाई को जाते हुए देखा। अगर महान हान साम्राज्य भी इसमें शामिल हो गया तो हमारा ग्रैंड किन साम्राज्य वाकई खतरे में पड़ जाएगा। ठीक इसी समय, उनके सामने की जगह अचानक फट गई, और फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने ड्रैगन की कढ़ाई वाला लबादा पहना हुआ था, अचानक दरार के भीतर से बाहर निकल आया। यह वास्तव में संस्थापक सम्राट था। जब उन्होंने संस्थापक सम्राट को देखा, तो बाईक्यू और लीसी को अंततः समझ में आ गया कि सीटू हाई भी क्यों भाग गया था। सम्राट, बाईक्यू और लीसी झुके। संस्थापक सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से, मैं एक कदम बहुत देर से आया। अन्यथा, मैं निश्चित रूप से उस आदमी को मार देता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, संस्थापक सम्राट ने आगे बढ़ने से पहले गहराई से सोचा। पूरी सेना को ओलंपिया शहर में वापस ले जाओ जो महान दीवार के पीछे है, और ओलंपिया शहर को एक चौकी के रूप में उपयोग करें। उसके बाद कोयलिंग ड्रैगन फॉर्मेशन को अपनाओ और वहां रक्षात्मक स्थिति में खड़े हो जाओ। बाईची ने संस्थापक सम्राट को प्रणाम किया, उसके बाद वह मुड़कर तैयारी के लिए चले गए। लीसी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, महान दीवार के बाहर के शहरों में रहने वाले लोगों का क्या होगा? उन्हें छोड़ दो, संस्थापक सम्राट ने निर्णायक रूप से कहा। मेरे साम्राज्य में पर्याप्त सैन्य शक्ति नहीं है, इसलिए यह सभी शहरों की देखभाल करने में पूरी तरह से असमर्थ है। जब तक ओलंपिया शहर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, तब तक उस तथाकथित नश्वर सम्राट की सेना मेरे साम्राज्य के केंद्र में प्रवेश करने और मेरे साम्राज्य को घातक नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होगी। जहां तक महान दीवार के बाहर के शहरों की बात है, संस्थापक सम्राट ने कुछ क्षण तक गहराई से विचार किया और फिर कहा, सभी विद्वानों को इन शहरों से ओलंपिया शहर में चले जाने का आदेश जारी करो। आम लोगों का क्या होगा? उनका भाग्य स्वर्ग तक है। लीसी ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी, लेकिन एक और शब्द नहीं बोला, क्योंकि ग्रैंड किन साम्राज्य के और भी निवासी नष्ट हो जाएंगे यदि वे इस तरह से कार्य नहीं करते। कुछ ही समय में, साम्राज्य की सभी सेनाएं ओलंपिया शहर की ओर पीछे हट गईं, और वे आक्रामक स्थिति से रक्षात्मक स्थिति में आ गईं। उसी समय, यांग ये फूल महल में पेनी पीक के तल पर पहुंच चुका था। फैंग यू ने उसे मरने से पहले बदला न लेने के लिए कहा था, लेकिन वह अपनी मां का बदला कैसे नहीं ले सकता था। यांग ये जानता था कि उसके कार्य बहुत ही आवेगपूर्ण और असंवेदनशील थे, और वह वास्तव में फूल महल में आकर मौत को आमंत्रित कर रहा था। हालांकि, उसने फिर भी ऐसा किया। फैंग यू की मौत ने यांग ये के दिल में हत्या की मंशा को चरम पर पहुंचा दिया था, और अगर वह हत्या नहीं करता तो वह पागल हो जाता। फ्लावर हॉल तक पहुंचने के लिए फ्लावर पैलेस की 12 चोटियों से होकर गुजरना पड़ता था, और ये 12 चोटियां फ्लावर पैलेस के सामने एक अवरोध थीं, और इनका प्रबंधन फ्लावर पैलेस के 12 एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। इन 12 चोटियों से होकर ही कोई फ्लावर पैलेस के मुख्य हॉल, फ्लावर हॉल तक पहुंच सकता था। पेनी पीक के तल पर, यांग ये ने अपने बाएं हाथ में प्राचीन म्यान पकड़ रखा था, जबकि शून्य फ्लैश उसकी दाहिनी हथेली में था, और 9वीं नरक तलवार पंख उसकी पीठ पर स्थित थे। मां, मुझे स्वर्ग से देखो और देखो मैं तुम्हारा बदला कैसे लेता हूं। यांग ये ने पहाड़ की सीढ़ियों पर कदम रखने से पहले एक गहरी सांस ली, और उसने अभी ऐसा किया ही था कि फूल महल के 2 आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ पेनी पीक से नीचे चमकते हुए आए। आप कौन हैं? यह फूल महल है। अनजान लोग। यांग ये ने शून्य फ्लैश घुमाया, और फिर उस महिला शिष्य की आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि तलवार की धार अचानक उसकी गर्दन के आर पार हो गई थी, और फिर उसका सिर हवा में उड़ गया। आप कौन हैं? दूसरी शिष्या आश्चर्यचकित थी। हालांकि, प्रकाश की एक और किरण चमकी, और फिर उसका सिर भी हवा में उड़ गया। जब उसने फूल महल के इन आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों को तुरंत नष्ट कर दिया, तो यांग ये की हत्या की मंशा और भी सघन हो गई। ठीक इसी क्षण, उसके भीतर से घातक रक्त का मोती उड़ गया, और यह उन 2 महिलाओं के रक्त और आक्रोश के रूप में घूमता रहा, जो तुरंत उसमें समा गए। यांग ये ने बेपरवाही से खतरनाक खून के मोती को देखा और फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चूंकि उसके पास छोटा भंवर, तलवार आत्मा और सफेद ड्रैगन था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खतरनाक खून का मोती कितना भी मजबूत क्यों न हो जाए, क्योंकि इसे अंत में उसे ही फायदा होगा।
यांग ये की आकृति पैनी पीक की चोटी की ओर चमक उठी। फिर भी वह अभी 300 मीटर ऊपर ही उड़ा था कि फ्लावर पैलेस के 100 से ज्यादा शिष्य पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आए। उनमें 10 से ज्यादा स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ थे, लेकिन ज्यादातर पीक किंग रियल्म विशेषज्ञ थे। तुम कौन हो? मेरे फूल महल में परेशानी खड़ी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आगे की महिला ने यांग ही की ओर उंगली उठाई और गुस्से से चिल्लाई। जवाब में उसे तलवार से निकली रोशनी की किरण मिली, और यह चमकती हुई आगे चल रही महिला के तुरंत नष्ट हो जाने से पहले ही गुजर गई। उसके बगल में खड़े अन्य लोग चकित रह गए, और वे हमला करने ही वाले थे कि तभी एक बेहद खूनी और भयानक तलवार की धार अचानक पहाड़ की तरह उन पर टूट पड़ी। उनके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा का संचार एक पल के लिए रुक गया, जबकि उनके शरीर लगभग कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। यांग ये ने फिर से शून्य फ्लैश घुमाया, और फिर एक प्रकाश की किरण चमकी, जिसके सामने उसके दर्जनों शिष्य तुरंत नष्ट हो गए। अपनी तलवार के एक और झटके के साथ शेष शिष्यों को प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे कमर से अलग हो गए। उसने अपनी तलवार के एक झटके से 10 से अधिक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञों और लगभग 100 किंग रियल्म डीपमॉर्फल्स को मार डाला था। कुछ लोगों के अलावा प्रोफाउंडर महाद्वीप में एक साथ दायरे के नीचे कोई भी उसके 8वें स्तर के स्लॉटर स्वॉर्ड इंटेंट और शून्य फ्लैश के संयोजन का विरोध नहीं कर सकता था। यांग ये ने एक चरम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर निकाला और उसे अपनी जेब में रख लिया ताकि उसमें मौजूद ऊर्जा को अवशोषित कर सके, और फिर उसने 9वें नरक के तलवार के पंखों को फड़फड़ाया और एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो आकाश में चमक उठी। ठीक उसी समय जब वह पहाड़ की चोटी पर पैर रखने वाला था, तलवार की एक कतरा क्षैतिज रूप से कट गई थी। यह एक साथ दायरे विशेषज्ञ था। यांग ये ठंडी हंसी हंसा, जैसे ही प्राचीन म्यान हल्का सा हिला, और फिर तलवार की क्यूई की डोरी तुरंत प्राचीन म्यान द्वारा अवशोषित कर ली गई। उसी समय यांग ये ने पहाड़ की चोटी पर पैर रखा। एक अधेड़ उम्र की महिला 30 मीटर से अधिक दूर से उसे ठंडी निगाहों से देख रही थी, और उसके हाथ में तलवार थी। उसके चारों ओर कुछ दर्जन स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ, कुछ 100 किंग रियल्म और फर्स्ट हेवन रियल्म के प्रोफोमेटर्स थे। मध्यम आयु वर्ग की महिला का नाम फैंगरू था, और वह पैनी पीक की पीक मास्टर थी। इसके अलावा वह तीसरे दर्जे की एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ थी। फैंगरू ने यांग ये के हाथ में मौजूद प्राचीन म्यान पर नजर डाली और फिर उसकी पलकें झपकने लगी जबकि उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तलवार सम्राट का प्राचीन म्यान, तुम यांग ये हो? तुम? जैसे ही उसने कहा, उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने महसूस किया कि तलवार की एक धार उस पर और दूसरों पर एक विशाल पहाड़ की तरह दबाव डाल रही है। इस तलवार के इरादे के दबाव से बगल में खड़े कुछ प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के प्रगाढ़ व्यक्ति सीधे जमीन पर गिर गए, जबकि कुछ राजा क्षेत्र के प्रगाढ़ व्यक्ति लड़ने का इरादा खो बैठे और उनके भीतर केवल भय रह गया। इसके अलावा कुछ आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों की भौहें एक दूसरे से कसकर चिपक गई थीं। उनके चेहरे भयावह रूप से पीले पड़ गए थे, और उनकी सांसें तेज हो गई थीं। जब इस तलवार के इरादे का दबाव उस पर पड़ा, तो फैंगरू की गहन ऊर्जा भी धीमी पड़ने लगी, जबकि उसके मन में यह भावना पैदा हो गई थी कि उसका विरोध करना असंभव है। यह कम से कम 8वें स्तर की तलवार की मंशा है। वे सभी चकित थे। यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया, इससे पहले कि 200 तलवारें छोटे भंवर के भीतर से आकाश में उड़तीं। ये 200 तलवारें उसके वध तलवार इरादे से तुरंत बढ़ गईं और फिर रक्त लाल प्रकाश की 200 किरणों में बदल गईं जो फूल महल के शिष्यों की ओर हिंसक रूप से चलीं। 8वें स्तर के वध तलवार इरादे से बढ़ाए जाने के बावजूद यह तलवार गठन कितना भयानक था। बस एक पल में फैंगरू को पता चल गया कि उसके साथ इन शिष्यों के लिए इस तलवार गठन का विरोध करना बिल्कुल असंभव था। ठीक उसी समय जब वह उनकी मदद करने वाली थी, यांग ये उसके सामने आ गया था, और फिर उसकी तलवार बिजली के बोल्ट की तरह तेजी से आगे बढ़ी। जब फैंगरू ने यह देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया, और फिर वह अचानक चिल्लाई, स्थानिक पिंजरा। जैसे ही उसने कहा, यांग ये की तलवार अचानक रुक गई और हवा में जम गई। यह देखकर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि वह तलवार जो हवा में जम जानी चाहिए थी, अचानक एक जहरीले सांप की तरह उसकी गर्दन की ओर बढ़ गई। फैंगरू इस घटना से चकित था। उसकी तलवार वास्तव में मेरे स्थानिक पिंजरे से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर सकती है। यह चौंकने का समय नहीं था। फैंगरू ने यांग ये की तलवार के सामने जाने की हिम्मत नहीं की, जिसे 8वें स्तर के वध तलवार इरादे से बढ़ाया गया था, और वह बस चकमा देने वाली थी जब उसने यांग ये को हल्के से चिल्लाते हुए सुना, तलवार डोमेन। जैसे ही उसने कहा, तलवार का क्षेत्र तुरंत फैंगरू को घेर लिया, और फिर उसका आकार जो बस चमकने वाला था, धीमा हो गया। दूसरी ओर यांग ये के हाथ में तलवार तुरंत कम से कम 10 गुना तेज हो गई, और फिर फैंगरू की आंखों के सामने रोशनी की एक किरण चमकी। तलवार डोमेन। फैंगरू ने अविश्वास से उसकी ओर देखा, और उसने अभी ये दो शब्द बोलना समाप्त ही किया था कि उसकी गर्दन से धीरे धीरे खून बहने लगा। तेज हवा का झोंका आया और उसने तुरंत ही उसके सिर को उसकी गर्दन से अलग कर दिया, जिससे ताज़ा खून फव्वारे की तरह छिड़कने लगा। फैंगरू को गर्दन पर एक ही वार करके खत्म करने के बाद
यांग ये ने एक और चरम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर निकाला और उसमें मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वह फूल महल के शिष्यों को देखता जो उसकी तलवार के गठन का विरोध कर रहे थे। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर हल्के से रौंदा और फिर वह सीधे मौके पर गायब हो गया, जबकि नौवें नरक तलवार के पंखों के प्रणोदन पर भरोसा करते हुए वह उन शिष्यों के बीच पहुंच गया। प्रकाश की किरणें चमक उठी तथा अनगिनत तीखी चीखें लगातार गूंजने लगी, और यहाँ पुष्प महल के सभी शिष्यों का 3 सांसों से भी कम समय में सफाया हो गया। घातक रक्त का मोती ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो, और वह यांग यी के सामने तेजी से घूम रहा था, जबकि पुष्प महल के उन शिष्यों का खून और आक्रोश तुरंत उसमें समा गया। यांग ये, तुम कितनी हिम्मत वाली हो, मेरे फूलों के महल पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यांग ये के ऊपर आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह एक भयंकर गर्जना हुई, और फिर एक खूबसूरत फूल की पंखुड़ी अंतरिक्ष को चीरती हुई यांग ये की ओर बढ़ी। यह एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। अध्याय 444 फूलों के महल में खूनी लड़ाई। भाग आधा। वह पंखुड़ी 2 उंगलियों के बीच फंसी हुई थी, और वे यांग ये की नहीं बल्कि जानवर सम्राट की थी। जैसे ही उसने अपने हाथ में पंखुड़ी को देखा, जानवर सम्राट ने थोड़ा सा बल लगाया, और वह तुरंत पाउडर के ढेर में बदल गई। फूल महल के एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ ने वास्तव में एक आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ पर हमला किया। क्या यह थोड़ा शर्मनाक नहीं है? जानवर सम्राट ने उदासीनता से कहा, क्योंकि वह अंतरिक्ष में एक स्थान की ओर देख रहा था। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की एक लहर उठी और फिर कियान हुई, कियान न्यांसी और कियान हुआगू यहाँ पैनी पीक के शीर्ष पर दिखाई दिए। जानवर सम्राट, क्या आप वास्तव में उसके खातिर मेरे फूल महल के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं? कियान हुआगू ने धीमी आवाज में कहा। जानवर सम्राट ने हल्के से हंसते हुए कहा, मुझे खेद है, मैं उसके साथ किए गए अपने समझौते के अनुसार ही काम कर रहा हूँ। कियान हुआगू का चेहरा उतर गया, जबकि कियान हुई ने ठंडी हंसी में कहा, जानवर सम्राट, आपका डाकबीस्ट साम्राज्य भी जल्द ही खतरे में पड़ जाएगा, फिर भी आपके पास दूसरों के लिए खड़े होने का समय है। कितना हास्यास्पद है। इसके अलावा, क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप आज उसकी रक्षा कर सकते हैं? जानवर सम्राट अत्यंत दुर्जय था, लेकिन चाहे वह कितना भी दुर्जय क्यों न हो, क्या वह उन तीनों के विरुद्ध जा सकता था? क्या होगा यदि आप हमें भी इसमें शामिल कर लें? ठीक इसी समय संस्थापक सम्राट लीसी और बाइची अचानक यहाँ प्रकट हुए। संस्थापक सम्राट के समूह को देखकर कियान हुआगू और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड किन सम्राट के संस्थापक सम्राट वास्तव में यांग यी की मदद करेंगे। यांग ये उनके आगमन से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि यह यांग ये ही था जिसने संस्थापक सम्राट को यहाँ आने के लिए कहा था। ग्रैंड किन साम्राज्य इस समय सभी मोर्चों पर दुश्मनों का सामना कर रहा था, और यह एक दुर्जय दुश्मन उत्कृष्ट हान साम्राज्य का भी सामना कर रहा था। इसलिए जब यांग ये ने ग्रैंड किन साम्राज्य और डाकबीस्ट साम्राज्य को गठबंधन बनाने की अनुमति देने का उल्लेख किया था, तो संस्थापक सम्राट ने व्यवहारिक रूप से सहमत होने में संकोच नहीं किया था। संस्थापक सम्राट की राय में यह इस बात पर ध्यान देने का समय नहीं था कि क्या उनके सहयोगी उनकी ही जाति के थे और क्या उनके कोई अन्य दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, क्योंकि अगर ग्रैंड किन साम्राज्य खत्म हो गया तो सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। हाहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड किन साम्राज्य के संस्थापक सम्राट वास्तव में डाकबीस्ट साम्राज्य के बीस्ट सम्राट के साथ गठबंधन करेंगे। कियान हुआगू ने उदास भाव से कहा, हालांकि क्या तुम दोनों को लगता है कि सिर्फ तुम दोनों ही मेरे फूलों के महल को नष्ट कर पाओगे? भाई सीटू, क्या तुम फिर भी खुद को नहीं दिखाओगे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सीटू हाई भी यहाँ आ गई। सीटू हाई के आगमन के साथ ही दोनों पक्षों में मोनाक रियल्म विशेषज्ञों की संख्या बराबर हो गई थी। कियान हुआगू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उनकी संख्या बराबर थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका पक्ष कमजोर था, क्योंकि संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट दोनों ही 5वीं रैंक के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, जबकि केवल वह सम्राट क्षेत्र की 5वीं रैंक पर थी, जबकि सिटू हाई और उसकी 2 छोटी बहनें सम्राट क्षेत्र की केवल 4थी रैंक और 3री रैंक पर थीं। काश यू लिंगलोंग तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज द्वारा घायल न होता, अन्यथा। कियान हुआगू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। लेकिन मूल विद्यालय, भूत संप्रदाय, स्नो पैलेस और ब्राइट मून संप्रदाय को मेरा संचरण तावीज मिलना चाहिए था, तो उन्होंने कोई विशेषज्ञ क्यों नहीं भेजा? क्या आप मूल विद्यालय और अन्य लोगों के विशेषज्ञों का इंतजार कर रहे हैं? इस बीच संस्थापक सम्राट ने अचानक कहा, यदि आप कर रहे हैं, तो मैं आपको रुकने की सलाह देता हूं, क्योंकि बीस्ट सम्राट और मैंने उन्हें रोकने के लिए विशेषज्ञों को भेजा है। यदि वे आपके फूल महल की सहायता करने की हिम्मत करते हैं, तो मेरे ग्रैंड किन साम्राज्य और डाकबीस्ट साम्राज्य के विशेषज्ञ उनके संप्रदायों का वध कर देंगे। इसलिए वे आपके बचाव में नहीं आएंगे। जब उन्होंने यहाँ तक बात की, तो संस्थापक पूर्वज ने अचानक सीटू हाई की ओर देखा और कहा, जहाँ तक आपके महान हान साम्राज्य के नश्वर सम्राट की बात है, मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से अभी अपनी सेना को दक्षिणी क्षेत्र में लाने में असमर्थ है।
भले ही मुझे इसके पीछे का कारण नहीं पता, लेकिन उसे अभी आने में असमर्थ होना चाहिए, है न? सीटू हाई का दिल कांप उठा क्योंकि उसे पता था कि संस्थापक सम्राट सही थे। नश्वर सम्राट वास्तव में अभी दक्षिणी क्षेत्र में आने में असमर्थ थे। क्योंकि नश्वर सम्राट के प्रकट होने के साथ ही महान हान साम्राज्य के भीतर सत्ता के लिए विवाद और संघर्ष पैदा हो गया था। नश्वर सम्राट अभी महान हान साम्राज्य के भीतर आंतरिक संघर्ष से निपट रहे थे और अपनी स्थिति और अधिकार को मजबूत कर रहे थे। नश्वर सम्राट ने उन्हें और अन्य लोगों को दक्षिणी क्षेत्र में भेजने का कारण केवल यह था कि नश्वर सम्राट को चिंता थी कि ग्रैंड किन साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट कर देगा। आखिरकार तब उसके लिए दक्षिणी क्षेत्र पर अधिकार करना बहुत कठिन हो जाएगा। हालांकि नश्वर सम्राट अंत में आएगा। सीटू हाई ने ठंडे स्वर में कहा, उस समय मुझे आशा है कि आप उतने ही शांत और उदासीन रह पाएंगे जितने आप अभी हैं। संस्थापक सम्राट ने तिरस्कार के साथ हंसते हुए कहा, भले ही वह नश्वर सम्राट हो और इस दुनिया द्वारा स्वीकार किए गए सभी लोगों का शासक हो, लेकिन तो क्या मेरे ग्रैंड किन साम्राज्य को किस बात का डर है? चलो अपनी सांसें बर्बाद न करें। चूंकि आपका महान हान साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है, तो हम बस लड़ेंगे। विजेता स्वाभाविक रूप से भविष्य में तय किया जाएगा। सीटू हाई ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर वह चुप हो गया। संस्थापक सम्राट ने यांग ये की ओर देखा और कहा, आज तुम कितने लोगों को मार पाओगे, यह पूरी तरह से तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। एक साथ दायरे से ऊपर का कोई भी विशेषज्ञ तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगा। हालांकि तुम्हें एक साथ दायरे के विशेषज्ञों से अकेले ही निपटना होगा, क्योंकि जब हम उन्हें रोक रहे हैं तो वे भी हमें रोक रहे हैं। इसलिए तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से तुम्हारी अपनी ताकत पर निर्भर करता है। समझ गया। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने कियान हुआगो और दूसरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका चेहरा पहाड़ से नीचे की ओर चमक उठा। कियान हुआगो और अन्य लोगों ने उसे नहीं रोका, नहीं वे उसे रोकने में सक्षम थे। क्योंकि संस्थापक सम्राट और अन्य लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उनकी थोड़ी सी भी असामान्य हरकत उन पर हमलों की बौछार कर देती। मुझे लगता है कि हम सभी को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच जानवर सम्राट ने अचानक कहा, हमारे पास जो ताकत है उसके हिसाब से विजेता का फैसला करने में कम से कम 10 से 15 दिन की लड़ाई लगेगी और जीवन और मृत्यु का फैसला करने में कुछ महीने लगेंगे। हालांकि यह बहुत स्पष्ट है कि हमारे दोनों पक्षों का मौत से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। जब ऐसा है तो आपस में लड़ना पूरी तरह से निरर्थक है। जानवर सम्राट, क्या आपको यांग ये पर इतना भरोसा है? क्या आपको इतना यकीन है कि वह आत्मा क्षेत्र में ताकत के साथ मेरे फूल महल के अनगिनत विशेषज्ञों के खिलाफ जाने में सक्षम होगा? कियान हुआगू ने ठंडे स्वर में कहा। आइए प्रतीक्षा करें और देखें। जानवर सम्राट मुस्कुराया और कहा, यदि वह मर जाता है तो हम तुरंत वापस चले जाएंगे, और जब तक वह जीवित है आप सभी शांति से रहेंगे, ठीक है? मैं सहमत हूँ। सीटू हाई ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि वह बच्चा आत्मा क्षेत्र में साधना के साथ पूरे फूल महल के खिलाफ जाने में सक्षम होगा। कियान हुआगो कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने आखिरकार बीस्ट सम्राट के सुझाव पर सहमति जताई। आखिरकार उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि उसके इनकार से उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती और उनके बीच लड़ाई पूरी तरह से निरर्थक थी। हालांकि उसके दिल में थोड़ी बेचैनी थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि संस्थापक सम्राट और बीस्ट सम्राट यांग ये पर इतना भरोसा क्यों कर रहे थे। आखिरकार भले ही सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, फिर भी फूल महल में अभी भी कई एक साल क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और कुछ 9वीं रैंक के एक साल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे। यांग ये के लिए खेती के क्षेत्र को पार करने और तीसरे रैंक के एक साल क्षेत्र के विशेषज्ञ को नष्ट करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत ही अविश्वसनीय था, लेकिन क्या वह 9वीं रैंक के एक साल क्षेत्र के विशेषज्ञ को मारने की हद तक जा सकता था? जवाब था कि यह असंभव था। यहां तक तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज भी अपने समय में इतने राक्षसी नहीं थे। तो यांग ये निश्चित रूप से मर जाएगा। दूसरी चोटी बांस की चोटी थी और शिखर गुरु फैंग मिन जब वह इसके शिखर पर पहुंचे तो पहले से ही युद्ध के लिए तैयार थे। हालांकि फैंग मिन बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि एक साथ दायरे के नीचे के प्रोफोमेटर्स यांग यी के लिए कोई खतरा नहीं थे। एक साथ दायरे के विशेषज्ञों के लिए फ्लावर पैलेस के पास कई एक साल रियल्म विशेषज्ञ थे, लेकिन क्या स्पिरिट रियल्म के एक बड़े हिस्से को मारने के लिए कई एक साल रियल्म विशेषज्ञों को एक साथ हमला करने का आदेश देना जरूरी था? फ्लावर पैलेस एक बड़ा संप्रदाय था, इसलिए वह इस तरह से अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकता था, खासकर तब जब दक्षिणी क्षेत्र की इतनी सारी शक्तियां देख रही हों। फैंग मिन एक साथ दायरे के चौथे रैंक पर एक प्रोफॉथा थी और उसकी ताकत 12 पीक मास्टर्स में तुलनात्मक रूप से कम थी। हालांकि फ्लावर पैलेस को लगा कि वह यांग ये को मारने के लिए पर्याप्त थी। क्या उन्हें दूसरे रैंक के स्पिरिट दायरे के प्रोफॉथा को मारने के लिए एक साथ दायरे के 5वें रैंक या उससे ऊपर के प्रोफॉथा का उपयोग करने की आवश्यकता थी? फ्लावर पैलेस की राय में यह पूरी तरह से अनावश्यक था, और उन्हें लगा कि वे चौथे रैंक के एक साथ दायरे के प्रोफॉथा को भेजकर यांग ये के बारे में पहले से ही बहुत अच्छा सोच रहे थे।
फेंग मिन ने यांग ये को कम नहीं आंका। भले ही यह तलवार साधक जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय और 8वें स्तर का वध तलवार इरादा था, वह केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में था, उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। विशेष रूप से वध तलवार इरादा जो यांग ये के पास था, क्योंकि वह भी इससे बेहद डरती थी। अगर यांग ये एक साल क्षेत्र में होता तो उसे अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। नहीं, यह इस हद तक भी होता कि उसके पास उसका सामना करने की हिम्मत भी नहीं होती। हालांकि यांग ये केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में था, उनकी साधना में अंतर के कारण उसे मारने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा हो गया। फेंग मिन ने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और उसने यांग ये की दिशा में अपना हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, स्थानिक पिंजरा। उसने अपनी सांस व्यर्थ नहीं गंवाई थी, क्योंकि यह पूरी तरह से निरर्थक थी, और उसने हमला करते ही अपनी पूरी ताकत लगा दी। यांग ये जिस जगह पर रहता था वह जम गई, लेकिन अगले ही पल अचानक उसके भीतर से लाल रोशनी की एक किरण निकली और एक हल्का धमाका हुआ जब यांग ये के 8वें स्तर के वध तलवार इरादे से फेंग मिन का स्थानिक पिंजरा नष्ट हो गया। फेंग मिन की पलकें झपकने लगी जब उसने यह दृश्य देखा, जबकि उसके दिल में सदमा पैदा हो गया। हालांकि वह जानती थी कि यांग ये की ताकत बुरी नहीं थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इतनी आसानी से उसके स्थानिक पिंजरे को नष्ट करने में सक्षम होगा। यांग ये की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यांग ये की पीठ पर पंख तेजी से फड़फड़ाए और फिर वह अचानक मौके पर ही गायब हो गया। वह तुरंत फेंग मिन के सामने पहुंच गया और फिर प्रकाश की एक किरण चमकी और शून्य फ्लैश उसके गले की ओर बढ़ गया। फेंग मिन की आकृति चमक उठी, मौके पर ही गायब हो गई और यांग ये के पीछे दिखाई दी। यांग ये को इस बात से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ और वर्ड फ्लैश बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ, क्योंकि यह आगे बढ़ता रहा। हालांकि एकमात्र अंतर यह था कि वर्ड फ्लैश का ब्लेड अंतरिक्ष में घुस गया था, जबकि फेंग मिन भयभीत था, क्योंकि वह यांग ये के पीछे ही दिखाई दी थी और उसे हमला करने का मौका भी नहीं मिला था कि अचानक एक तलवार की नोक उसकी गर्दन के सामने आ गई और उस पर फैली ठंडी चमक ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वह बस बचने ही वाली थी, फिर भी एक अदृश्य ऊर्जा की किरण अचानक उसके चारों ओर प्रकट हुई और इसने उसके आसपास के स्थान को क्षण भर के लिए जमने दिया। बस इस एक पल की देरी ने उस तलवार को उसकी गर्दन के आर पार कर दिया। यह डोमेन की ऊर्जा है। यह तलवार डोमेन है। कियान हुआगू और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने यह दृश्य देखा। अतीत में ऐसी अफवाहें थीं कि यांग ये के पास तलवार डोमेन है, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं करते थे। आखिरकार यांग ये इतना छोटा था तो उसके पास यह कैसे हो सकता है? फिर भी अब उनके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कियान हुआगू और अन्य लोगों के चेहरे पर बहुत ही भद्दे भाव थे, क्योंकि यांग ये एक तलवार साधक था जिसके पास तलवार का क्षेत्र और 8वें स्तर की वध तलवार की मंशा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह केवल 20 वर्ष की आयु का था। यदि उसे बढ़ने दिया जाए तो वह निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के बराबर एक और विशेषज्ञ बन जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी राक्षसी प्रतिभा पुष्प महल की प्राणघातक शत्रु थी। खेद। कियान हुआगू सचमुच पछतावे से भर गया। अगर मैंने उस समय फेंग यू को दंडित नहीं किया होता और उसे वापस संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया होता, तो यह फ्लावर पैलेस में असाधारण प्रतिभा रखने के बराबर होता। भले ही संप्रदाय के नियमों ने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर वह अभी भी जीवित होती तो संस्थापक पूर्वज निश्चित रूप से उसके निर्णय का समर्थन करते। आखिरकार ऐसी अद्वितीय प्रतिभा फूल महल को उसके लिए अपवाद बनाने के योग्य थी। दुर्भाग्य से न केवल उसे ऐसी अद्वितीय प्रतिभा प्राप्त नहीं हुई, बल्कि फूल महल ने उसे भविष्य में एक अद्वितीय शत्रु बना दिया था। फेंग यू को मौत की सजा देना वास्तव में एक गलत निर्णय था। इस समय सिर्फ कियान हुआगू ही ऐसा नहीं सोच रही थी। यहां तक कि कियान न्यान्सी और कियान हुई के दिल में भी ऐसे ही विचार थे। इस समय सीटू हाई के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। भले ही वह अभी केवल आत्मा क्षेत्र में है, लेकिन एक बार तलवार सम्राट जिसने तलवार क्षेत्र को समझ लिया है, वह निश्चित रूप से एक अद्वितीय अस्तित्व बन जाएगा। यह फूल महल वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने वास्तव में इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति को पूरी तरह से अपमानित किया और उसके साथ प्राणघातक दुश्मन बन गए। एक बार जब वे उसे नष्ट करने और उसे परिपक्व होने की अनुमति देने में विफल हो जाते हैं, तो क्या वह एक पल में फूल महल का सफाया नहीं कर पाएगा? सीटू हाई ने कियान हुआगू और अन्य लोगों की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, वे वास्तव में मूर्खों का एक समूह हैं। दूसरी ओर संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट फूल महल के दुर्भाग्य से आनंद ले रहे थे। उन्होंने ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपमानित किया, फिर भी उसे मारने में असमर्थ हैं। यह फूल स्थान एक त्रासदी से ग्रस्त होने के लिए बाध्य है। वास्तव में भविष्य की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अभी एक त्रासदी से पीड़ित हैं। अध्याय 445 फूलों के महल में खूनी लड़ाई। भाग 2/2। फेंग मिन को मारने के बाद यांग ये ने एक और चरम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर निकाला और उसे अपनी जेब में रख लिया।
शून्य फ्लैश ने वास्तव में बहुत बड़ी मात्रा में गहन ऊर्जा को समाप्त कर दिया, और उसके पास मौजूद गहन ऊर्जा के साथ भी वह केवल 3 बार अंतरिक्ष को भेदने की अपनी क्षमता का उपयोग कर सकता था। अगर उसके पास ये चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर और गहन ऊर्जा भंडार नहीं होते जो उसी स्तर की साधना में गहन लोगों से कहीं अधिक होते, तो वह शून्य फ्लैश का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। उसने शून्य फ्लैश और 9वें नरक स्वॉर्डविंग्स का इतनी निडरता से उपयोग करने की हिम्मत केवल इसलिए की थी क्योंकि उसके पास अत्यधिक उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे जो उसे गहन ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति प्रदान करते थे। यही कारण था कि वह अपनी सामान्य क्षमता से अधिक शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। उसने जो वर्तमान शक्ति प्रकट की थी वह कुछ ऐसी थी जिसे धन की शक्ति द्वारा बढ़ाया गया था। जब पल ऑफ बेलफुल ब्लड ने फैंग मिंग के खून को सोख लिया, तो यांग ये बांस की चोटी पर स्थित बांस हॉल की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि फूल महल के कई शिष्य उसके अंदर हैं। उसके और फ्लावर पैलेस के बीच की दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि उसे बदला नहीं जा सकता था। चूंकि यह दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी, इसलिए उसने उन सभी को मार डालने का इरादा किया। खास तौर पर इस समय आखिर ऐसा मौका मिलना मुश्किल था। बांस हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही यांग ये ने अचानक चलना बंद कर दिया क्योंकि उसके सामने 30 मीटर से अधिक की जगह में उतार चढ़ाव की लहर दिखाई दी थी। उसके बाद एक अधेड़ उम्र की महिला वहां दिखाई दी। अधेड़ उम्र की महिला ने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी, जबकि उसके भीतर से भयंकर तलवार की मंशा की एक धार लगातार निकल रही थी और उसके रास्ते में जगह चटकने लगी क्योंकि उसकी तलवार की मंशा ने उसे अलग कर दिया। 7वें स्तर की तलवार की मंशा। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई क्योंकि उसके सामने यह एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ वास्तव में एक तलवार साधक था। इसके अलावा वह एक तलवार साधक थी जिसने तलवार के इरादे को समझ लिया था। कितना आश्चर्यजनक! यह तलवार परी है, फैंग जियान। ली सी ने हवा में थोड़ा भौहें सिकुड़ी, जबकि बाई क्यू की भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गई थीं, क्योंकि तलवार परी भी उन्हीं की पीढ़ी की थी। भले ही वह अभी 5वीं रैंक की एक साल्ट रियल्म प्रोफोटर थी, लेकिन इतने सालों पहले उसकी प्रतिष्ठा दोपहर के आसमान में चिलचिलाती धूप की तरह थी और यह उनकी प्रतिष्ठा से भी बढ़कर थी। हालांकि किसी अज्ञात कारण से वह अचानक दक्षिणी क्षेत्र से गायब हो गई थी, और यह 10 साल से अधिक समय तक चला, और उसकी साधना लगातार एक साल दायरे के 5वें रैंक पर अटकी रही जब उसने खुद को फिर से दिखाया। ली सी और बाई क्यू को उम्मीद नहीं थी कि फूल महल वास्तव में उसे भेज देगा। इस बार यांग यी खतरे में है। फैंग जियान ने यांग यी की तरफ उदासीनता से देखा। उसकी आंखें शांत और स्थिर थीं, और केवल उसके हाथ में तलवार हल्के से चीख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल यांग ये की पीठ पर 9वीं नरक की तलवारें फड़फड़ाने लगी, और फिर हिंसक हवाओं का झोंका आया और यांग ये वहीं गायब हो गया। झनकार, धातु के टकराने की स्पष्ट और मधुर ध्वनि गूंजी, और फिर यांग ये वापस वहीं आ गया जहां वह पहले खड़ा था, जबकि फैंग जियान वहीं खड़ा था। हालांकि उसके हाथ में तलवार 2 हिस्सों में विभाजित हो गई थी। यांग ये की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। भले ही उसकी तलवार टूट गई थी, लेकिन उस टक्कर के दौरान वह एक वंचित स्थिति में था, क्योंकि उसने उसकी तलवार की मंशा से दमन का विरोध किया था और फिर भी उसे पीछे धकेलने में सक्षम थी। भले ही उसकी वध तलवार की मंशा उसकी तलवार की मंशा से एक स्तर अधिक थी, लेकिन उसकी साधना उससे कहीं कमतर थी। उनकी खेती के बीच का अंतर एक बार फिर स्पष्ट हो गया। फैंग जियान ने अचानक कहा, आप सीनियर सिस्टर फैंग यू के बेटे हैं। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने हमला नहीं किया और बस बोलने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक अपना सिर हिलाया और आत्मा उपहास के साथ हंसा। माँ के साथ उसका रिश्ता चाहे जो भी हो, यह व्यर्थ है क्योंकि माँ पहले ही मर चुकी है। मुझे तुम्हारी माँ के बारे में बहुत खेद है। मैं उसका जीवन ऋणी हूँ, फिर भी मैं अब उसका ऋण नहीं चुका सकता। फैंग जियान ने धीमी आवाज में कहा, तुम अभी भी कर सकते हो। एक तरफ हटो और मुझे वहां सभी शिष्यों का वध करने दो, और तुम अपना कर्ज चुकाने का विचार कर सकते हो। ठीक है। यांग ये के चेहरे पर ये शब्द बोलते समय थोड़ा क्रूर भाव था। फैंग जियान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, यांग ये की तरफ देखा और फिर हल्की सी आह भरी जब उसने देखा कि यांग ये की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा बहुत अच्छी है, और यह अब तक की सबसे अच्छी प्रतिभा है। हालांकि तुम अभी फूल महल को हिलाने में पूरी तरह असमर्थ हो। अगर मैं एक तरफ हट भी जाऊं, तो कोई और तुम्हें रोकने के लिए आगे आएगा, और वह व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर तुम अभी पीछे हट जाओ, तो तुम्हारे पास बचने का मौका अभी भी रहेगा। पीछे हटो। यांग ये पागलपन से हंसा और बोला, तो फिर मेरी माँ का बदला कौन लेगा? बकवास बंद करो। चूंकि तुम हटने से इनकार कर रही हो, तो मैं तुम्हारी लाश के ऊपर से जाऊंगा। जैसे ही उसने बात की, यांग ये ने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर रौंद दिया क्योंकि उसने रैपिड शिफ्ट तकनीक का इस्तेमाल किया था। वह तुरंत फैंग जियान के सामने पहुंच गया, और शून्य फ्लैश तेजी से आगे बढ़ा। बाद वाले के हाव भाव थोड़े बदल गए, और उसने बिल्कुल भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसका चेहरा थोड़ा हिल गया, फिर वह मौके पर ही गायब हो गई और यांग ये के पीछे दिखाई दी, और फिर नई तलवार जो अचानक उसके हाथ में आ गई थी, उसने यांग ये की पीठ पर जोर से वार किया।
हालांकि यांग ये ने इस हमले को टाला नहीं और वॉर्ड फ्लैश ने अपनी गति बनाए रखी और आगे बढ़ गया। यह अंतरिक्ष में घुस गया और अचानक इसकी नोक फैंग जियांग के पीछे आ गई, जिससे उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। हालांकि उसने चकमा नहीं दिया और अपने हमले में अपनी ताकत बढ़ा दी। दोनों तलवार साधकों ने बचकर भागने का विकल्प नहीं चुना था तथा उनका इरादा घातक प्रहारों का आदान प्रदान करने का था। फैंग जियांग की तलवार ने सबसे पहले यांग ये के शरीर पर वार किया। हालांकि ऐसा होने पर उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि उसकी तलवार आगे नहीं जा सकी। इस बीच शून्य फ्लैश ने उसकी पीठ पर वार किया था और यह आसानी से उसकी त्वचा में घुस गया। लेकिन जब शून्य फ्लैश की नोक उसकी त्वचा में घुस गई तो फैंग यू वहीं गायब हो गई और वह 100 से अधिक दूर दिखाई दी। स्थानिक टेलीपोर्टेशन। यांग ये ने अपनी तलवार वापस खींच ली और बहुत ही गंभीर भाव से फैंग जियान को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में स्थानिक टेलीपोर्टेशन को अंजाम देने और ऐसे क्षण में उसके हमले से बचने में सक्षम होगी। अंतरिक्ष की समझ जो एक 5वें रैंक के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ के पास होती है, वह वास्तव में फ्लावर पैलेस के अन्य एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक है जिनका मैंने सामना किया है। तुम किस तरह के राक्षस हो? इस समय फैंग जियान की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं क्योंकि वह उसे देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में एक दिन एक आत्मा क्षेत्र के द्वारा लगभग मार दी जाएगी। हाँ, वह मर चुकी होती अगर उसकी प्रतिक्रिया अभी पर्याप्त रूप से तेज नहीं होती। एक दूसरे दर्जे के स्पिरिट रियल्म प्रोफोफर ने एक 5वें दर्जे के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ को लगभग मार ही डाला था। अगर उसने खुद इसका अनुभव नहीं किया होता तो वह कभी विश्वास नहीं करती कि यह संभव है। यांग ये ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसने बस शून्य फ्लैश को तेजी से अपने सामने की जगह की ओर फेंक दिया। फैंग जियान की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह मौके पर ही गायब हो गई और 30 मीटर दूर दिखाई दी। हालांकि वह जमीन पर उतरने ही वाली थी कि उसकी पुतलियां एक बार फिर सिकुड़ गईं क्योंकि एक तलवार की नोक सीधे उस जगह पर दिखाई दी थी जहां वह उतरने वाली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी ओर बढ़ रही थी। फैंग जियान ने महत्वपूर्ण क्षण पर अपने शरीर को बलपूर्वक मोड़ा और वॉर्ड फ्लैश को उसके शरीर पर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर छुरा घोंपने से रोका। इसलिए जो छुरा उसके दिल पर लगना चाहिए था वह तुरंत उसके बाएं सीने में जा लगा। यांग ये अपनी तलवार फिर से घुमाने ही वाला था कि उसके भीतर से खालीपन की लहर उठी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि छोटे भंवर के भीतर की गहन ऊर्जा अत्यधिक उपयोग से सूख गई थी। यांग ये ने ठंडी आवाज में कहा और शून्य फ्लैश को छोटे भंवर के भीतर ही रखा, इससे पहले कि उसकी आकृति चमकती और फैंग जियान के सामने आ जाती। उसी समय ड्रैगन क्लॉस प्रकट हुए और उनके पंजे फैंग जियान के कंधों पर चढ़ गए। यांग ये बस ताकत लगाकर इस महिला को 2 टुकड़ों में फाड़ने ही वाला था। लेकिन ठीक इसी समय फैंग जियान ने अचानक एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और चिल्लाया, स्थानिक टेलीपोर्टेशन। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया वे दोनों अंतरिक्ष में चले गए। आकाश में इस समय संस्थापक सम्राट, जानवर सम्राट और उनके पक्ष के अन्य लोगों के चेहरे पर भाव हिंसक रूप से बदल गए थे, जबकि कियान हुआगू के पक्ष के सभी लोगों के चेहरे पर खुशी उभर आई थी। टेलीपोर्टेशन को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष को चीरना अंतरिक्ष की एक निश्चित समझ की आवश्यकता है, क्योंकि केवल तभी कोई बेहद खतरनाक स्थानिक दरारों से बच सकता है और टेलीपोर्टेशन को पूरा कर सकता है। हालांकि यांग ये अभी सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में था, इसलिए वह अंतरिक्ष की गहराई को समझने में पूरी तरह से असमर्थ था। चूंकि उसने उन्हें समझा ही नहीं था, तो वह अंतरिक्षीय दरार से कैसे बच सकता था। अंतरिक्षीय दरार में प्रवेश करना और उसके भीतर अंतरिक्ष के अराजक प्रवाह का अनुभव करना यांग ये को टुकड़ों में फाड़ने के लिए पर्याप्त था। हाहा, जानवर सम्राट, संस्थापक सम्राट, परिणाम तय हो गया है। आप दोनों क्या सोचते हैं? कियान हुआगू ने जानवर सम्राट और संस्थापक पूर्वज को देखते हुए मुस्कुराया और उसकी मुस्कान एक ही समय में खिलने वाले 100 फूलों की तरह शानदार थी। लेकिन ठीक इसी समय नीचे का स्थान कांप उठा और उनकी आंखों के सामने एक स्थानिक दरार दिखाई दी। उसके बाद उसमें से 2 आकृतियां बाहर गिरीं। कियान हुआगू के चेहरे पर मुस्कान अचानक से गायब हो गई थी जब उसने उन्हें देखा, जबकि जानवर सम्राट और संस्थापक सम्राट के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी थी। क्योंकि उन 2 लोगों में से एक यांग ये था और यांग ये अभी भी सांस ले रहा था। भले ही उसके कपड़े फटे हुए थे, फिर भी वह सांस ले रहा था और इसका मतलब था कि यांग ये अभी भी जीवित था। कितना चौंकाने वाला छोटा सा साथी है। जानवर सम्राट हल्के से हंसा। स्थानिक दरार से बाहर निकलने के बाद यांग ये को ठंडे पसीने आ गए क्योंकि उसे वहां देखे गए भयानक दृश्य याद आ गए। वह पहले लगभग मर चुका था। हाँ, अगर यह नश्वर सम्राट कवच के लिए नहीं होता तो उसका भौतिक शरीर जो एक उत्कृष्ट रैंक डार्क बीस्ट के बराबर था, शायद भारी चोट का सामना करता, भले ही वह मृत्यु से बचने में सक्षम हो। स्थानिक दरार के भीतर अंतरिक्ष का अराजक प्रवाह वास्तव में बहुत भयानक था। जब तक वह नहीं जानता था कि उनसे कैसे बचना है, अन्यथा उसे अपने भौतिक शरीर से उनका विरोध करने की अपनी क्षमता पर कोई भरोसा नहीं था। सौभाग्य से उसके पास नश्वर सम्राट कवच था और यह सौभाग्य की बात थी कि उसने महत्वपूर्ण क्षण में इसका उपयोग किया।
अन्यथा परिणाम वास्तव में अकल्पनीय होते। फैंग जियान का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी छाती से लगातार खून बह रहा था। वह यांग यी को देख रही थी और धीमी आवाज में पूछ रही थी, कैसे? तुमने यह सब कैसे किया? अपने सवालों को अपने साथ नरक में ले जाओ। यांग यी की छवि चमक उठी और वह तुरंत उसके सामने आ गया। अभी अभी सीखे गए सबक के कारण यांग ये ने इस बार उसे नहीं पकड़ा, बल्कि उसने सीधे उसके सिर पर अपने पंजे पटक दिए। फैंग जियान बस आगे बढ़ने ही वाला था कि यांग ये अचानक चिल्लाया, तलवार डोमेन। जैसे ही उसने कहा, एक अदृश्य दबाव ने तुरंत उनके चारों ओर 30 मीटर के क्षेत्र को घेर लिया। फैंग जियान की पुतलियां सिकुड़ गईं जबकि उसकी आंखों में सदमा और भय भर गया। इस बीच यांग ये के पंजे उसके सिर पर लग गए थे। चूंकि वह तलवार के प्रभाव में थी, इसलिए फैंग जियान के पास बचने या विरोध करने की क्षमता भी नहीं थी, इससे पहले कि उसका सिर यांग ये के पंजों से अलग हो जाए। उसे मारने के बाद यांग ये ने एक और चरम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर निकाला और उसे अपनी जेब में रख लिया, और फिर उसने हवा में देखा और ठंडी आवाज में कहा, उनमें से कुछ निश्चित रूप से बहुत निराश हैं कि मैं अभी भी जीवित हूं, है ना? यांग ये ने अपनी निगाहें हटा लीं और बांस हॉल की ओर बढ़ने से पहले फैंग जियान के खून और आक्रोश को अवशोषित करने के लिए घातक रक्त के मोती का इंतजार किया। वह बांस हॉल की ओर क्यों जा रहा था? स्वाभाविक रूप से वह हत्या, जलाने और लूटपाट करने के लिए जा रहा था। जब कियान हुआगो और अन्य लोगों ने यांग ये को बांस हॉल में प्रवेश करते देखा तो उनके चेहरे पर भयावह उदासी के भाव थे और उनके चारों ओर का स्थान उमड़ पड़ा। अध्याय 446 एक आश्चर्यजनक हमला। कियान हुआगो और अन्य लोगों ने अंत में हमला नहीं किया क्योंकि संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट उनके ठीक बगल में थे। इसलिए अगर उन्होंने हमला किया भी तो यह पूरी तरह से बेकार होगा। फैंग मोयान को उसका सामना करने के लिए एक संदेश भेजो, कियान हुआगो ने धीमी आवाज में कहा। हाहा। ठीक इसी समय बाइची अचानक जोर से हंसा और वह कुछ देर तक हंसता रहा। फिर उसने कियान हुआगो को देखा और उसका मजाक उड़ाया। यह दक्षिणी क्षेत्र का एक महान संप्रदाय कैसा है? कितना हास्यास्पद है। एक संप्रदाय वास्तव में यांग ये को बाधित करने के लिए साधना के समान क्षेत्र में किसी को खोजने में असमर्थ है। अब आप वास्तव में उसके खिलाफ 7वें रैंक के एक साल ट्रियल प्रोफोटर को भेज रहे हैं। कितना हास्यास्पद है। उन सभी ने फैंग मोयान के बारे में सुना था। वह पुरानी पीढ़ी की एक साल दायरे की विशेषज्ञ थी और वह फ्लावर पैलेस के भीतर एक साल दायरे की शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थी। इसके अलावा पूरे दक्षिणी क्षेत्र में भी उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वह कभी फ्लावर पैलेस के 4 युवा फूलों में सबसे मजबूत थी। युद्ध में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि किंग दायरे के तीसरे रैंक पर रहते हुए एक शीर्ष स्पिरिट दायरे के विशेषज्ञ को मारना था। यह वह लड़ाई थी जिसने उसके नाम को दक्षिणी क्षेत्र में गूंजने पर मजबूर कर दिया। जानवर सम्राट ने भी अपना सिर हिलाया। एक 7वें दर्जे का एक साल रियल्म प्रोफोटर दूसरे दर्जे के स्पिरिट रियल्म प्रोफोटर के खिलाफ। फ्लावर पैलेस ने वास्तव में अपने सम्मान की अवहेलना करना शुरू कर दिया है। कियान हुई ने जब बाइक्यू को उनका उपहास करते सुना तो वह ठंडी आवाज में चिल्लाई और उसने फटकार लगाई, बाइक्यू, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारा ग्रैंड किन साम्राज्य उसी साधना क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति को पैदा कर सकता है जो उस छोटे कमीने के खिलाफ जाने में सक्षम हो। उसके पास एक दाव आर्टिफैक्ट और तलवार सम्राट की प्राचीन म्यान है और उसने 8वें स्तर की तलवार की मंशा, तलवार के डोमेन को भी समझ लिया है। इसके अलावा उसके पास एक प्राकृतिक आत्मा खजाना भी है। मेरा फ्लावर पैलेस पहले से ही उसका सामना करने के लिए केवल एक 7वें दर्जे के एक साल रियल प्रोफोटर को भेजकर उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कितनी बेशर्मी है, बाइक्यू ने ठंडे स्वर में कहा। तुम दूसरे दर्जे के स्पिरिट रियल प्रोफोफर के साथ 7वें दर्जे के एक साल रियल प्रोफोफर के साथ काम कर रहे हो, फिर भी तुम सम्माननीय और ईमानदार दिखने की कोशिश करते हो। मैं, बाइक्यू, तुम्हें नीची नजर से देखता हूँ। बाइक्यू, क्या तुम युद्ध के लिए उत्सुक हो? कियान हुई का चेहरा उदास था जब वह ये शब्द बोल रही थी। मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? तो आओ। कियान हुई की आकृति आसमान की ओर चमक उठी। बाइक्यू ने जब यह देखा तो वह ठंडी आवाज में गुर्राया और फिर वह जल्दी से उसके पीछे चला गया। कुछ ही देर में उस क्षेत्र से उनकी लड़ाई की आवाजें गूंजने लगीं। यांग ये बांस हॉल में हाथ में तलवार लिए खड़ा था और उसके चारों ओर 1000 से ज्यादा लाशें बिखरी हुई थीं। फ्लावर पैलेस के शिष्यों की लाशों के अलावा आसपास 200 तलवारें लगातार चमक रही थीं। इससे पहले उसने इन सभी शिष्यों का सफाया करने के लिए तलवार की संरचना का उपयोग किया था। हालांकि यह उसके लिए आसान नहीं था क्योंकि वे सभी उसके खिलाफ बेतहाशा लड़े। सौभाग्य से उसका भौतिक शरीर दुर्जय था और उसने नश्वर सम्राट कवच पहना हुआ था, इसलिए वे उसे कोई भौतिक नुकसान नहीं पहुंचा पाए। यांग ये ने बेपरवाही से उस खून के मोती की ओर देखा जो खुशी खुशी आसपास के खून और आक्रोश को सोख रहा था, और फिर उसकी आकृति बांस हॉल की गहराई में चमक उठी। उसने पूरे हॉल में मौजूद हर कीमती चीज को लूट लिया और फिर उसने नेदर घोस्ट फ्लेम को आगे की ओर झटका दिया, जिससे वह हवा में फैल गई और हॉल के अंदर फट गई। पूरा हॉल एक पल में राख में तब्दील हो गया।
संस्थापक पूर्वज द्वारा संप्रदाय की स्थापना के बाद से मेरे फूल महल को कभी भी इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ा है। चाहे आप कितने भी महान राक्षसी प्रतिभाशाली हों या आपके पास कौन है, आप मर चुके हैं। एक बार जब आप मर जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपकी आत्मा को फंसा लूंगा और आपको अनंत काल तक सूर्य की लपटों से जलने का दर्द सहना पड़ेगा। कियान हुआगू की थोड़ी क्रूर आवाज आसमान से गूंजी। यांग ये ने अपना सिर उठाया, आसमान की ओर देखा और फिर ठंडी हंसी में कहा, मैं यांग ये अपनी आत्मा की कसम खाता हूं कि मैं अपने जीवन काल में फूल महल के सभी शिष्यों का सफाया कर दूंगा और मैं इस दुनिया से फूल महल को मिटा दूंगा। अगर मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं तो मैं मरने और हमेशा के लिए पुनर्जन्म से वंचित होने के लिए तैयार हूं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, कियान हुआगू ने क्रूर भाव से कहा। तुम मेरे फूल महल के शिष्यों का सफाया करना चाहते हो और इसे नष्ट करना चाहते हो। मुझे देखने दो कि तुम में यांग ये ऐसा करने की क्या क्षमता है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। यांग ये ने ठंडी आवाज में कहा, इससे पहले कि वह अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाए, और उसने एक तूफान पैदा कर दिया जिससे वह मौके पर ही गायब हो गया और अगले पहाड़ की ओर तेजी से भाग गया। कियान हुआगू का पूरा शरीर हत्या के इरादे से उमड़ पड़ा और उसके क्रूर भाव से ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण पागल हो जाएगी। दूसरी ओर संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट के भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी और वे किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। क्योंकि यांग ये एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें यह गारंटी देनी थी कि वे कियान हुआगू और कियान नियांसी के हमलों को रोक सकते हैं, अन्यथा यांग ये तुरंत मारा जा सकता था। थोड़ी देर बाद कियान हुआगू ने गहरी सांस ली और उसने संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट को उदास भाव से देखा, जबकि उसकी आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। अगर वे दोनों न होते तो वह यांग ये को एक पल में ही मार सकती थी। हालांकि अगर फूल महल उसे उनकी मौजूदगी में मारना चाहता, बेशक फूल महल अभी भी ऐसा कर सकता था। आखिरकार अगर उसके सभी एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञ यांग ये पर हमला कर दें तो यांग ये इतनी ताकत होने के बावजूद क्या कर सकता है। हालांकि उसने अंत में पूरी तरह से बेशर्मी से काम नहीं किया, क्योंकि भले ही वे यांग ये को मारने में सक्षम थे, उसके जैसे स्पिरिट रियल्म प्रोफोथा को मारने के लिए एक्साल्ट्रियल्म प्रोफोथा के एक समूह को भेजने के बाद फ्लावर पैलेस निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र का उपहास का पात्र बन जाएगा। कियान हुआगू ने अपने दिल में धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि मोयान मुझे निराश नहीं करेगा। यांग ये अभी अगले पहाड़ पर पहुंचा ही था कि एक महिला वहां उसका इंतजार कर रही थी। वह महिला बहुत खूबसूरत थी और उसकी सुंदरता पहले की दो महिलाओं से भी बढ़कर थी। बेशक यांग ये को उसकी शक्ल बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगी, उसे सिर्फ उसकी आभा की परवाह थी क्योंकि वह फेंग जियान से भी ज्यादा मजबूत थी। मैं अभी भी थोड़ा देर से आया हूं। फेंग मोयान ने यांग ये को देखा और वह धीरे धीरे बोली, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे फूल महल के शिष्यों को मेरे फूल महल के भीतर ही मारने की हिम्मत करोगे। इसके अलावा तुमने इसके हॉल को भी जला दिया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि तुम आत्मा क्षेत्र के दूसरे रैंक पर हो और तुम वास्तव में फेंग यू के बेटे हो। मुझे लगता है कि तुम आज अपनी मां का बदला लेने के लिए यहां आए हो। क्या यह बहुत स्पष्ट नहीं है। यांग ये ने अपनी हथेली को पलटा और फिर उसके हाथ पर ड्रैगन के पंजे के भीतर शून्य फ्लैश दिखाई दिया। वह फूल महल को नष्ट करने के अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए तैयार था, भले ही वह व्यक्ति जिसने उसे रोका हो वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे उसकी मां सालों पहले से जानती हो, फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देगा। फेंग मोयान ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, वापस लौट जाओ। मैं तुम्हारी मां के लिए तुम्हें नहीं मारूंगी। अभी करो, जब तक मैंने अपना मन नहीं बदला है। अनुभव करना। प्रकाश की एक किरण चमकी और यह फेंग मोयान की ओर नीचे की ओर गिरी। जब उसने यह देखा तो उसने हल्की सी आह भरी और वह जानती थी कि यह यांग ये का जवाब था। उसकी उंगली के एक झटके से ऊर्जा से संघनित एक फूल की पंखुड़ी हिंसक रूप से आगे बढ़ी और यह यांग ये की तलवार से प्रकाश की किरण से टकराई, इससे पहले कि वे दोनों अलग अलग विस्फोट कर दें। फूल खिले। फेंग मोयान ने दोनों हाथों से इशारा करते हुए चिल्लाया। एक पल में पूरे पहाड़ पर मौजूद सभी फूल जमीन से ऊपर उठ गए और फिर वे पंखुड़ियों की बारिश में बदल गए जिसने आसमान को भर दिया। इसके अलावा हर एक पंखुड़ी तेज गति से घूम रही थी और एक तेज ब्लेड की तरह लग रही थी। क्षण भर में ही उनके चारों ओर का 300 मीटर का क्षेत्र इन भयावह पंखुड़ियों से भर गया। एक स्वर्ग रैंक तकनीक। यह दृश्य देखकर यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि केवल एक स्वर्ग रैंक तकनीक में ही इतनी भयानक शक्ति होती है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह हमला करते ही स्वर्ग रैंक तकनीक का इस्तेमाल करेगी और इससे वह थोड़ा हैरान हुआ। यांग ये ने हल्की सांस ली और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। फेंग मोयान स्वाभाविक रूप से उसे कम नहीं आंकेगी। वह एक वरिष्ठ एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञ थी जिसके पास प्रचुर अनुभव था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करेगी। आखिरकार जब यांग ये पहले दो एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञों को मारने में सक्षम थी, तो वह संभवतः कमजोर कैसे हो सकता है।
इसलिए उसने लड़ाई शुरू होने पर तुरंत अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया क्योंकि उसे एक ही बार में उसे मारने की उम्मीद थी। फेंग मोयान की आंखों में क्रूरता की एक झलक उभरी जब उसने यांग ये को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और चिल्लाया, जाओ। हवा में उड़ती पंखुड़ियां तुरंत यांग ये पर हिंसक रूप से गिरी, जैसे तूफान में पंखुड़ियां उड़ रही हों। इस बीच जब वे डरावनी पंखुड़ियां उससे 15 मीटर दूर पहुंची तो यांग ये के होंठ हल्के से खुले और वह चिल्लाया, रुको। जैसे ही उसने यह बात कही, पंखुड़ियां अचानक फेंग मोयान की चौंकती निगाहों के सामने रुक गईं, और फिर उसके चारों ओर 30 मीटर के क्षेत्र में सभी पंखुड़ियां अब उसके पास नहीं आ सकीं। चकनाचूर। यांग ये अचानक चिल्लाया और फिर एक विस्फोट हुआ। उसके तलवार क्षेत्र के भीतर की सभी पंखुड़ियां तुरंत धूल में बदल गईं जबकि यांग ये का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। चाहे वह तलवार क्षेत्र हो, शून्य फ्लैश हो या प्राकृतिक खजाने, वह उन्हें बिना सीमा के निष्पादित नहीं कर सकता था। भले ही उसने इन 3 लड़ाइयों के माध्यम से अपने समर्थन के लिए चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों का उपयोग किया था, फिर भी उसके शरीर के भीतर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थीं। उदाहरण के लिए, जब उसने उसकी स्वर्ग रैंक तकनीक से निपटने के लिए तलवार क्षेत्र का उपयोग किया था, तब भी उसे इसकी शक्ति से थोड़ी चोट लगी थी। यह बाहरी चोट नहीं बल्कि आंतरिक चोट थी। उसके आंतरिक अंग वास्तव में प्रभाव से घायल हो गए थे। वह एक इंसान था, भगवान नहीं, और वह खुद को पहले से ही बहुत ज्यादा थका रहा था। उसके और उसके सभी विरोधियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसलिए जबकि उसने 2 एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञों को मार डाला था और फ्लावर पैलेस के कई शिष्यों का कत्लेआम किया था, उसने इन सब को पूरा करने की ताकत के बदले में खुद को बहुत ज्यादा थका दिया था। संक्षेप में, उसकी साधना अभी भी काफी कम थी और वह अपनी इच्छानुसार तलवार डोमेन या शून्य फ्लैश का सही उपयोग करने में असमर्थ था। यदि वह एक साल दायरे में होता तो उस स्वर्ग रैंक तकनीक को नष्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तलवार का क्षेत्र, फेंग मोयान ने धीमी आवाज में कहा। यह वास्तव में तलवार का क्षेत्र है। कहने की जरूरत नहीं है, आपके पास वास्तव में असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा है। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के अलावा, आप दक्षिणी क्षेत्र के पिछले 10,000 वर्षों में सबसे राक्षसी प्रतिभा हैं। दुर्भाग्य से, आप जैसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे फूल महल के लिए एक प्राणघातक दुश्मन बन गए हैं। इस तरह, आपके बढ़ने से पहले आपको खत्म करना सबसे अच्छा है। अन्यथा, मेरा फूल महल निश्चित रूप से भविष्य में आपके क्रोध की लपटों को सहन करने में असमर्थ होगा। यांग ये ने हल्की सांस ली और उसके साथ बकवास करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसके हाथ में शून्य फ्लैश के साथ उसकी ओर आगे बढ़ते हुए उसका चेहरा चमक उठा। फेंग मोयान ने ठंडी आवाज में कहा और हमला करने वाला था, लेकिन ठीक इसी समय यांग ये के हाथ से अचानक सोने की रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। उसके बाद उसके हाथ से एक सुनहरी रस्सी चमकी और वह अंतरिक्ष से गुजरती हुई उसके सामने आ गई। एक दाव कलाकृति। फेंग मोयान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये के पास वास्तव में एक और दाव कलाकृति है और वह अपने दिल में बेहद हैरान थी। उसका फिगर तुरंत चमक गया और 30 मीटर दूर दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरी, सुनहरी रस्सी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और जब वह फिर से दिखाई दी तो वह पहले से ही उसके चारों ओर थी। इस बीच यांग ये उसके सामने आ गया था और फिर उसने शून्य फ्लैश को जोर से उसकी गर्दन की ओर घुमाया। फेंग मोयान भयभीत थी। वह अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित करने ही वाली थी कि उसे आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा वास्तव में पिंजरे में बंद थी और उसे बिल्कुल भी प्रसारित नहीं किया जा सकता था। मैं समाप्त कर रहा हूं। यह आखिरी विचार था जो उसके दिमाग में कौंधा, इससे पहले कि उसका सिर हवा में उड़ गया। कियान हुआगू और अन्य लोगों के चेहरे पर यह दृश्य देखकर भयानक उदासी छा गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये के पास वास्तव में एक और दाव कलाकृति है। उसके पास वास्तव में कितनी दाव कलाकृतियां हैं। सीटू हाई की अभिव्यक्ति भी काफी उदास थी क्योंकि अमर बंधन रस्सी उत्कृष्ट हान साम्राज्य की थी। ठीक उसी समय जब फेंग मोयान का सिर हवा में उड़ा, एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक महिला अचानक यांग ये के पीछे प्रकट हुई और फिर उसने तेजी से अपनी हथेली यांग ये की पीठ पर पटक दी, जिससे उसका शरीर एक खींचे हुए धनुष की तरह मुड़ गया और पीछे की ओर उड़ गया। 9वीं रैंक एक साल दायरे विशेषज्ञ। एक आश्चर्यजनक हमला। संस्थापक सम्राट और पशु सम्राट के चेहरे पर उदासी छा गई थी। अध्याय 447 गुप्त तकनीक। यांग ये की आकृति लगभग 3 किलोमीटर तक उड़ती रही और अंत में एक छोटी पहाड़ी से टकराए। टक्कर से पहाड़ी तुरंत हिंसक रूप से हिल गई और अनगिनत चट्टानें उससे लुढ़क कर नीचे आ गईं। दूसरी ओर, लाल पोशाक में एक महिला वहां दिखाई दी जहां यांग ये अभी खड़ी थी। महिला गर्व से वहां खड़ी थी जबकि उसके हाथ रहस्यमयी धातु जड़ित दस्ताने से घिरे हुए थे। तुम्हारी जैसी चींटी वास्तव में मेरे फूल महल को नष्ट करने का दावा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तुम मौत को दावत दे रही हो। महिला ने यांग ये को ठंडी निगाहों से देखा जो पहाड़ी के किनारे धंस गई थी और वह तिरस्कार के साथ बोली, कितनी हास्यास्पद बात है। ली सी अचानक आकाश में बोली। एक 9वीं रैंक के एक्साल्ट रियल्म प्रोफोफर ने वास्तव में एक दूसरे रैंक के स्पिरिट रियल्म प्रोफोफर के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला किया और आपको इस पर बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है।
तो फूल महल ऐसे कचरे से भरा हुआ है। यह वास्तव में कितनी हास्यास्पद बात है। लाल पोशाक वाली महिला के चेहरे पर थोड़ा भद्दा भाव था, फिर भी उसने उसका खंडन नहीं किया। आखिरकार लीसी एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। यह हास्यास्पद है, कियान हुआगू ने ठंडे स्वर में कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे फूल महल के शिष्य एक एक करके उसके हाथों मारे जाएं? चूंकि उसने मेरे फूल महल में हमला करने और हत्या करने की हिम्मत की है, तो उसे मौत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम किसी चीज के हास्यास्पद होने की बात कर रहे हैं, तो आपका ग्रैंड किन साम्राज्य हास्यास्पद है। मुझे यह मत बताइए कि आपके साम्राज्य के महल के भीतर संघर्ष पूरी तरह से ईमानदार और ईमानदार है। यहाँ तक कि आप, लीसी, ने भी शायद कोई गंदा काम किया हो, है न? चूंकि आप खुद कुछ भी अच्छे नहीं हैं, तो आप किस आधार पर दूसरों से ऐसा करने के लिए कहते हैं? लीसी कुछ कहने ही वाले थे कि संस्थापक सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नतीजा अभी तय नहीं हुआ है। कियान हुआगू और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए, और उन्होंने नीचे की ओर देखा और पहाड़ी से एक आकृति के चमकने का दृश्य देखा। जब उन्होंने इस आकृति को देखा तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि यह यांग ये की थी। लाल पोशाक में महिला का चेहरा बहुत ही भद्दा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आत्मा क्षेत्र की यह चींटी उसके द्वारा पूरी ताकत से हमला झेलने के बाद भी बच पाएगी। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा जैसा था। इस समय यांग ये की अभिव्यक्ति भी बेहद भद्दी थी। उसने उस पर अचानक हमला करने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसने खुद को ही दोषी ठहराया कि वह पर्याप्त रूप से सतर्क नहीं था और काफी लापरवाह था। बेशक वह थोड़ा हैरान भी था। उसे आश्चर्य हुआ कि 9वीं रैंक की एक साल रियल विशेषज्ञ वास्तव में उसके खिलाफ अचानक हमला करेगी। उसने वास्तव में सारी शर्म को नजरअंदाज कर दिया है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उसे एहसास हो गया था कि 9वीं रैंक के एक साल रियल विशेषज्ञ कितने भयानक थे। अगर उसके पास मॉर्टल एम्परर कवच नहीं होता, जो उसकी अधिकांश ताकत का प्रतिरोध कर सके, जबकि उसका दुर्जेय भौतिक शरीर बाकी काम कर रहा होता, तो शायद सिर्फ उस वार ने उसे टुकड़ों में उड़ा दिया होता। केवल इस हमले से ही उसे पता चल गया था कि वह उसे मारने में असमर्थ है, भले ही वह तलवार क्षेत्र और अपने पास मौजूद दाव कलाकृतियों का उपयोग कर ले। उनकी साधना के क्षेत्र में जो अंतर आया था, उसे अब बाहरी ताकतों से पूरा नहीं किया जा सकता था। मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका, चींटी। महिला ने अपने धातु के दस्ताने को एक साथ रगड़ते हुए धीमी आवाज में कहा। यांग ये ने गहरी सांस ली। हालांकि वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन वह जानता था कि अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ उसे मारना उसके लिए व्यवहारिक रूप से असंभव था। इसलिए इस तरह से लड़ाई जारी रखना केवल समय की बर्बादी होगी। जब उसने इस बिंदु तक सोचा, तो यांग ये ने संकोच करना बंद कर दिया। उसने अपना सिर नीचे करके अपने हाथ में पकड़े प्राचीन म्यान को देखा और कहा, गुप्त तकनीक को सक्रिय करो। तलवार आत्मा के यांग यी के सामने प्रकट होने से पहले प्रकाश की एक किरण चमकी, और उसने गहराई से विचार करने से पहले कहा, भले ही अब तुम स्वर्ग द्वारा शापित नहीं हो और तुम साधना के दूसरे क्षेत्र में भी आगे बढ़ गए हो, लेकिन तुम्हारा जीवनकाल केवल 10 वर्ष ही बचा है। यह गुप्त तकनीक हर 2 घंटे में तुम्हारे जीवनकाल का 1 वर्ष जला देगी। क्या तुम निश्चित हो? हाँ, यांग ये ने दृढ़ता से कहा। क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? अगर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है तो मैं मर सकती हूँ। तलवार आत्मा ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उसने सिर हिलाया और फिर वह अपने मूल आकार में वापस आ गई। उसके बाद प्राचीन म्यान प्रकाश की किरण में बदल गया, जो यांग ये की भौहों के बीच की जगह में जा गिरा। यह गुप्त तकनीक शरीर की जीवन अवधि का उपयोग करके शरीर की क्षमता को सक्रिय करती है। एक बार जब आप इसका उपयोग करना समाप्त कर देंगे तो यह आपके शरीर को बहुत प्रभावित करेगा। याद रखें कि इसे लंबे समय तक उपयोग न करें, अन्यथा आपके जीवनकाल में भारी गिरावट के अलावा आपके शरीर को अपूरणीय क्षति होने की भी बहुत संभावना है। टकराना। तलवार आत्मा के ये शब्द बोलने के बाद यांग ये के भीतर से एक अत्यंत भयानक आभा फूट पड़ी, और फिर यांग ये की साधना वास्तव में विस्फोटक रूप से बढ़ने लगी। आत्मा क्षेत्र का 3रा रैंक, आत्मिक क्षेत्र का 4था पद, आत्मिक क्षेत्र का 9वां पद। टकराना। यांग ये के शरीर के भीतर से एक बार फिर एक भयानक आभा फूट पड़ी, और फिर यह ज्वार के पानी की तरह आसपास की ओर बह गई। आसपास के सभी लोगों के आश्चर्यचकित भावों के बीच यांग ये वास्तव में एक साथ दायरे में आगे बढ़ चुका था। यह कैसे संभव हो सकता है? लाल पोशाक में महिला यांग ये को देखकर थोड़ा हैरान रह गई, जो एक साथ दायरे में आगे बढ़ गया था। वह संभवतः एक पल में आत्मा क्षेत्र के दूसरे रैंक से एक साथ दायरे में कैसे आगे बढ़ सकता था? यह कैसे संभव हो सकता है? कियान हुआगू और अन्य लोगों की निगाहें इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से भर गई थीं। वे जानते थे कि दुनिया में कुछ गुप्त तकनीकें किसी व्यक्ति की साधना को अस्थायी रूप से बेहतर बना सकती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल 1 या 2 रैंक या अधिकतम 5 रैंक तक ही किसी व्यक्ति की साधना को बेहतर बना सकती हैं। फिर भी अब यांग यी साधना के एक पूरे क्षेत्र से आगे बढ़ चुका था। वह कौन सी गुप्त तकनीक है? कुछ ही समय में उन्होंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में एक और भयानक सवाल आया था।
वह सवाल यह था कि अब यांग ये कितना भयानक होगा, क्योंकि उसने एक साथ दायरे को प्राप्त कर लिया था। 8वें स्तर की वध तलवार की मंशा, प्रबुद्ध तलवार दिल, तलवार का क्षेत्र, एक प्राकृतिक खजाना, 2 दावकलाकृतियां। क्या एक साथ दायरे में कोई भी उसका विरोध कर सकता है? फैंग होंग, जल्दी से पीछे हटो। वह साधना के उसी क्षेत्र में रहने वालों के बीच अजेय है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम अब रोक सको। कियान हुआगू की आवाज थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि फ्लावर पैलेस अब तक 3 एक साथ क्षेत्र विशेषज्ञों को खो चुका था, और यह वास्तव में और अधिक खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। फैंग होंग के चेहरे पर यह सुनकर थोड़ी क्रूरता का भाव था। पीछे हटना। अगर मैंने आज ऐसा किया, तो मैं दक्षिणी क्षेत्र में अपना सिर ऊंचा करके कैसे खड़ी हो पाऊंगी? वह सिर्फ एक स्पिरिट रियल्म प्रोफोटर है जो एक गुप्त तकनीक के माध्यम से एक साल रियल में आगे बढ़ गया है। वह मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है, जो 9वीं रैंक का एक साल रियल्म विशेषज्ञ है? चिंता मत करो मार्शल पूर्वज, मैं निश्चित रूप से इस दुश्मन को खत्म कर दूंगी जो भविष्य में फूल महल के लिए एक दुर्जय दुश्मन बन सकता है। उसने ये शब्द कहने के बाद फैंग होंग ने कियान हुआगू के बोलने का इंतजार नहीं किया, इससे पहले कि उसकी आकृति यांगे की ओर चमकती, और फिर उसने यांगे पर अपनी मुट्ठियां तेजी से पटक दी। जहां भी वे गुजरे, उसकी मुट्ठियों के भीतर की ताकत से जगह विकृत हो गई, और यह एक बेहद आश्चर्यजनक दृश्य था। एक प्रकाश की किरण चमकी। टकराना। फैंग होंग के वापस वहीं आने पर एक जोरदार धमाका हुआ, जहां वह अभी खड़ी थी। इसके अलावा उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और वे सदमे और अविश्वास से भर गईं, क्योंकि उसके निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक डार्क मेटल दस्ताने वास्तव में यांग ये के हमले से टुकड़ों में कट गए थे। यांग ये ने लालच से गहरी सांस ली और अपने हाथ में तलवार को देखा, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ कस लिया। उसे तुरंत अपने हाथ में भरापन महसूस हुआ, और यह जगह को पकड़ने जैसा एहसास था। एक साथ दायरे में ऐसा ही लगता है। यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से हल्के से जगह को दबाया और हंसते हुए फैंग होंग को देखा। 9वीं रैंक का एक साथ दायरे का विशेषज्ञ। अब यह इतना दूर की बात नहीं लगती। यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया, और उसका 8वां स्तर का वध तलवार इरादा बाहर आया और तुरंत फैंग होंग को घेर लिया। बाद वाला चकित था, और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि यांग ये उसके सामने आ गया था। यांग ये ने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की क्योंकि उसने शून्य फ्लैश को आगे बढ़ाया। फैंग होंग ने स्वाभाविक रूप से इस हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं की। क्या मजाक है? यह 8वें स्तर के वध तलवार इरादे से बड़ा हुआ एक दाव आर्टिफैक्ट था। वह इसका सीधा विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? उसने तुरंत पीछे हटने का इरादा किया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति अचानक उसके चारों ओर प्रकट हुई, और यह एक पहाड़ की तरह थी जिससे उसे काफी घुटन महसूस हुई। इसके अलावा उसके भीतर की गहन ऊर्जा भी हिलना बंद हो गई थी और उसका संचार करना असंभव था। दूसरी ओर, इस अदृश्य शक्ति के प्रकट होने के बाद यांग यी के शून्य फ्लैश पर तलवार की मंशा और भी तेज हो गई, और इसकी गति कम से कम 5 गुना बढ़ गई। अगर वह अदृश्य शक्ति उसे दबाने के लिए नहीं होती, तो वह अभी भी इतनी गति से बचने में सक्षम होती। लेकिन अब वह केवल यांग ये की तलवार को अपनी ओर बढ़ते हुए देख सकती थी। तुम्हारी हिम्मत मत करना। कियान हुआगू की उग्र चीख हवा में बिजली की तरह गूंज उठी, और फिर एक विशाल हथेली अंतरिक्ष में घुसकर यांग ये की ओर झुकी। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसके कार्यों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, और उसने अपनी तलवार को घुमाने की ताकत भी बढ़ा दी। अनुभव करना। वॉर्ड फ्लैश ने फैंग होंग की गर्दन को चीर दिया, और बाद की आंखें अपनी कोठरियों से बाहर निकल आई जबकि उसकी गर्दन से धीरे धीरे खून बहने लगा। यह उसकी लाल पोशाक पर बह गया, और इसने इस दृश्य को बेहद खूबसूरत बना दिया, फिर भी खून। ठीक उसी समय जब वह विशाल हथेली यांग ये पर हमला करने वाली थी, एक और विशाल हथेली प्रकट हुई, और वह कियान हुआगू के हमले से टकरा गई। टकराना। जब दोनों विशाल हथेलियां हिलीं और बिखर गईं, तो अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की एक लहर दौड़ गई। कियान हुआगू ने नाराजगी के साथ जानवर सम्राट की ओर देखा और कहा, जानवर सम्राट, क्या आपका डाकबीस्ट साम्राज्य वास्तव में मेरे फूल महल के साथ अपूरणीय दुश्मन बनने का इरादा रखता है? जानवर सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या अब ऐसा कहने का कोई मतलब है? अच्छा, बहुत अच्छा। कियान हुआगू की अभिव्यक्ति पूरी तरह से क्रूर हो गई थी, और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, तुम भी? क्या तुम मेरे फूल महल को नष्ट नहीं करना चाहते हो और इसे इस दुनिया से पूरी तरह से गायब नहीं करना चाहते हो? मुझे देखने दो कि क्या एक राक्षसी प्रतिभा जो तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज से केवल हीन है, आज ऐसा करने में सक्षम है। फूल महल के शिष्यों, मेरे आदेश का पालन करो। अपनी पूरी ताकत से इस आदमी को मार डालो। एक साथ हमला करो। तो वे शर्म की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए काम करने का इरादा रखते हैं। यांग ये ठंडी हंसी हंसा, लेकिन यह उसके इरादों के अनुकूल ही हुआ। जैसे ही कियान हुआगू ने बोलना समाप्त किया, पूरे फ्लावर पैलेस में हलचल मच गई क्योंकि अनगिनत दीपोफर्स उस पहाड़ की ओर चमक उठे जिस पर यांग ये रहते थे, लिली पीक। कुछ ही समय में फ्लावर पैलेस के 10,000 से ज्यादा विशेषज्ञ पहाड़ पर इकट्ठा हो गए थे। उनमें से सबसे कमजोर लोग किंग दायरे में थे, जबकि उनमें से ज्यादातर स्पिरिट दायरे के दीपोफर थे।
इसके अलावा उनमें से लगभग 40 एक साल दायरे के विशेषज्ञ भी थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर एक साल दायरे की 5वीं रैंक से नीचे थे और सिर्फ 10 से थोड़े ज्यादा लोग उससे ऊपर थे। क्या यांग ये अकेले इतने सारे विशेषज्ञों के खिलाफ जा सकता था? बेशक वह नहीं जा सकता था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं था कि अकेले इतने सारे विशेषज्ञों के खिलाफ जा सके। यांग ये ने अपनी हथेली को पलटा और फिर एक ट्रांसमिशन तावीज हवा में उड़ गया और धमाके के साथ फट गया। उसने एन नानजिंग और अन्य लोगों को सूचित किया था जो फ्लावर पैलेस के पास छिपे हुए थे कि जैसे ही वह ट्रांसमिशन तावीज के माध्यम से संकेत देगा, वे फ्लावर पैलेस में घुसने के लिए अपना रास्ता बना लेंगे। उनके पास जो ताकत थी उसके साथ उन्हें भागने में बस कुछ ही समय लगेगा। इस बीच यांग यी ने स्वाभाविक रूप से अपने सामने खड़े इन लोगों को आनंद लेने के लिए कुछ देने का इरादा किया। अपने दिल में एक आदेश के साथ 200 तलवारें आसमान में उड़ी और फिर उसके आदेश के तहत नेदर घोस्ट फ्लेम प्रकट हुआ। यह बीच हवा में थोड़ा कांपने लगा, इससे पहले कि यह उन तलवारों को घेरने वाली लपटों की अनगिनत लपटों में बदल जाए। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। एक लाल चमक उठी और तलवारों के समूह को ढक दिया, जिससे तलवारों से तुरंत तीखी चीखें निकलने लगीं। आसपास के सभी लोगों के हाव भाव अचानक बदल गए। अध्याय 448 मैं तुम्हें एक ही वार में खत्म कर दूंगा। बस मर जाओ। यांग ये के सामने की तलवारें प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो फूल महल से शिष्यों की भीड़ में उतर आईं। टकराना। लिली पीक के ऊपर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और गड़गड़ाहट हुई और फिर एक विशाल मशरूम बादल आसमान में उड़ गया। उसके बाद मशरूम बादल के भीतर से अचानक आग की एक लहर उठी, जबकि लिली पीक के ऊपर अनगिनत तीखी चीखें तुरंत गूंज उठीं। थोड़ी देर बाद जब धूल और गंदगी छंट गई तो पहाड़ की चोटी लाशों से ढक गई। इस हमले में यहाँ के ज्यादातर स्पिरिट रियल्म और किंग रियल्म के डिपॉफर्स नष्ट हो गए थे और उनकी संख्या कुछ हजार थी। बचे हुए लोगों में ज्यादातर स्पिरिट रियल्म के डिपॉफर्स थे। जब वे जिंदा थे तो उन्हें अलग अलग तरह की चोटें लगी थीं। इसके अलावा एक साल रियल्म के विशेषज्ञों में भी कुछ नुकसान हुआ था। यांग यी की तलवार संरचना की शक्ति वास्तव में भयानक और दुर्जय थी। फूल महल के बचे हुए शिष्यों ने यांग ये को आश्चर्य से देखा और ऐसा लगा कि वे किसी राक्षस को देख रहे हैं। क्या वह वास्तव में एक दूसरे दर्जे का आत्मा क्षेत्र का प्रबोधक है, जिसने एक साल क्षेत्र में ऊपर उठने के लिए बाहरी स्रोतों पर भरोसा किया था? कियान हुआगू का चेहरा भयावह रूप से उदास था, जबकि उसकी आंखों में हत्या की मंशा विस्फोटक रूप से उभर रही थी। यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक आपदा है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। अन्यथा अगर उसे परिपक्व होने दिया गया तो वह निश्चित रूप से मेरे फूल महल के लिए एक घातक खतरा बन जाएगा। उसने अभी तक एक साल दायरे को प्राप्त करने के लिए केवल एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया है, फिर भी वह पहले से ही ऐसी भयानक तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है। अगर वह वास्तव में एक साल दायरे का विशेषज्ञ बन जाता तो क्या मेरे फूल महल का कोई भी एक साल दायरे का शिष्य उसके खिलाफ जा सकता था? वास्तव में भविष्य की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि फ्लावर पैलेस के एक साल दायरे के विशेषज्ञ पहले से ही यांग ये को वश में करने में असमर्थ थे। सीटू हाई के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। जाहिर है यांग ये के हमले ने उसे चौंका दिया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बेजोड़ प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र में दिखाई देगा। उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह बहुत संभावना है कि वह नश्वर सम्राट का एक बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सीटू हाई ने अपने दिल में फैसला किया। यह सिर्फ सीटू हाई और कियान हुआगू ही नहीं थे जो हैरान थे, बल्कि संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट भी इस समय बेहद हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये के पास वास्तव में एक साल दायरे में बलपूर्वक आगे बढ़ने की एक गुप्त तकनीक है और वह वास्तव में ऐसी भयानक युद्ध तकनीक को अंजाम देने में सक्षम है। उसने अभी जो तकनीक अपनाई थी वह शायद कम से कम स्वर्ग रैंक के मध्य ग्रेड की थी। संस्थापक सम्राट और जानवर सम्राट ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराए, क्योंकि यांग ये जितना मजबूत था और उसके पास जितने अधिक ट्रम्प कार्ड थे, यह स्वाभाविक रूप से उनके लिए बेहतर था। कुछ ही देर में एन नानजिंग और लगभग 70 एक साल रियल्म विशेषज्ञ वहां पहुंच गए। उनके अलावा 100 से अधिक स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट भी लिली पीक पर पहुंच गए थे। जब उन्होंने आसपास की गंदगी देखी तो सभी हैरान रह गए। यांग ये ने यह सब कैसे किया? अरे, तुमने एक साल दायरे को प्राप्त कर लिया है। एन नानजिंग अचानक आश्चर्य से बोली। आखिरकार यांग ये फूल महल में आने से पहले आत्मा दायरे के दूसरे रैंक पर ही था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं एक गुप्त तकनीक के माध्यम से बलपूर्वक आगे बढ़ा। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। यहाँ कई विशेषज्ञ हैं, इसलिए जितना अधिक आप मारेंगे उतने ही उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर आप अर्जित करेंगे। यह सब आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। चिंता न करें, सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ आप सभी पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए आप अपने दिल की इच्छानुसार मार सकते हैं। जब उन्होंने यांग ये के आखिरी कुछ शब्द सुने तो उनमें से किसी को भी कोई चिंता नहीं रही और वे फूल महल से आए शिष्यों के समूह की ओर झपटे। उनकी नज़र में उनमें से हर एक शिष्य शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों का एक समूह था।
यांग ये की तरफ की सेनाएं फूल महल की सेनाओं से बहुत कम थीं, लेकिन उनकी गुणवत्ता फूल महल से बेहतर थी। आखिरकार, उसकी तरफ से सबसे कमजोर आत्मा क्षेत्र में था। इसके अलावा, जब तक एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ असाधारण रूप से राक्षसी प्रतिभाशाली नहीं होता, तब तक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के पास व्यवहारिक रूप से एक साथ क्षेत्र विशेषज्ञ का विरोध करने की कोई क्षमता नहीं होगी। आखिरकार, कोई भी व्यक्ति यांग ये और एन नानजिंग जैसे एक साथ क्षेत्र विशेषज्ञ के स्थानिक पिंजरे को नहीं तोड़ सकता था। यद्यपि यांग ही के पास बहुत कम सैनिक थे, फिर भी कुछ समय की लड़ाई के बाद फ्लावर पैलेस धीरे धीरे नुकसानदेह स्थिति में आ गया। यांग ये ने युद्ध में भाग नहीं लिया। वह कुछ देर तक चुपचाप वहीं खड़ा रहा, फिर उसकी पीठ पर लगे पंख फड़फड़ाने लगे और वह फूल महल की गहराई की ओर भाग गया। कियान हुआगू की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि वह किस दिशा में जा रहा था, और वह गुस्से से दहाड़ उठी। तुम्हारी हिम्मत मत करना बच्चे। क्योंकि जिस दिशा में यांग ये जा रहा था वह फूलों के महल, फूलों के कब्रिस्तान के भीतर एक प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर जाता था। फूलों का कब्रिस्तान क्या था? यह फूल महल के संस्थापक पूर्वज और संप्रदाय के सभी प्रतिष्ठित संप्रदाय गुरुओं और बुजुर्गों की कब्र थी। फूल महल के विशेषज्ञों की गिरी हुई आत्माओं को यहाँ शाश्वत विश्राम के लिए रखा गया था, और वे पुनर्जन्म के चक्र में एक बार फिर से जन्म लेने के लिए प्रवेश कर गए। यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वहाँ कोई खजाना नहीं था और न ही यह खेती का स्वर्ग था, यह फूल महल तक ही सीमित क्षेत्र था। कियान हुआगू और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से नहीं सोचा था कि वह फूल महल के वरिष्ठों को अपना सम्मान देने जा रहा था। यहाँ तक एक मूर्ख भी जानता था कि वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं करने वाला था। अगर यांग ये फूलों के कब्रिस्तान में प्रवेश करता और उसे नष्ट कर देता, तो न केवल फूल महल का सम्मान गिर जाता, बल्कि वह, कियान हुआगू, संप्रदाय की एक अभूतपूर्व पापी बन जाती। ऐसा लग रहा था कि फ्लावर पैलेस के शिष्य यांग ये के इरादों से वाकिफ थे, इसलिए बहुत जल्द ही एक शिष्य ने उनका रास्ता रोक दिया। यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और बस शून्य फ्लैश घुमाया जो उसके 8वें स्तर के वध तलवार इरादे से बड़ा था, और शिष्यों को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाए। उसके बाद, यांग ये ने बिल्कुल भी धीमा नहीं किया और वह फूलों के कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। पूरे रास्ते में, अनगिनत शिष्यों ने लगातार उसके रास्ते में बाधा डाली, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें से हर एक को यांग ये की तलवार के एक ही झटके से मार दिया गया। इस समय, शून्य फ्लैश 8वें स्तर के वध तलवार के इरादे और तलवार डोमेन के साथ, यांग ये व्यवहारिक रूप से साधना के एक ही क्षेत्र में गहनज्ञों के खिलाफ अजेय था। कुछ ही देर में यांग ये फूलों के कब्रिस्तान के सामने पहुंच गया। यह एक घाटी के भीतर स्थित था, और हरे रंग की पोशाक में एक महिला अपने दोनों हाथों में तलवार लिए घाटी के प्रवेश द्वार पर चुपचाप खड़ी थी। अभी भी समय है, रुक जाओ, महिला ने धीमी आवाज में कहा। अगर तुम अपनी मां का बदला लेना चाहते हो, तो तुम पहले ही सफल हो चुके हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे फूलों के महल को नष्ट करना तुम्हारे लिए बिल्कुल असंभव है। कम से कम, अभी तो तुम्हारे लिए यह असंभव है। अगर तुम अभी रुक गए, तो शायद हमारे पक्षों के बीच की दुश्मनी सुलझने का मौका मिल जाए। लेकिन अगर तुमने फूलों के कब्रिस्तान में पैर रखने की हिम्मत की, तो हम वाकई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। रुको, अपूरणीय दुश्मन। यांग ये उसकी बात सुनकर अत्यधिक क्रोध से हंसने लगी। मैं अपनी मां के मरने के बाद से ही फूल महल के साथ अपूरणीय दुश्मनी कर रहा हूं। रुको, यह बिल्कुल असंभव है। मैंने सुना है कि आपके फूल महल के संस्थापक पूर्वज को फूलों के कब्रिस्तान में दफनाया गया है। मैं, यांग ये, वास्तव में यह देखना चाहती हूं कि किस तरह का व्यक्ति ऐसा अमानवीय नियम बना सकता है। मुझे लगता है कि आप अलग नहीं हटेंगे, इसलिए आपके लिए मर जाना ही सबसे अच्छा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति चमक उठी और तुरंत हरे रंग की पोशाक वाली महिला के सामने आ गई, जबकि बाद वाली को इसकी उम्मीद थी। यांग ये की आकृति के हिलने पर उसका आकार थोड़ा हिल गया, और फिर वह अनगिनत पंखुड़ियों में बदल गई और वहीं गायब हो गई। उसके बाद, यांग ये के पीछे अचानक प्रकाश की 2 किरणें दिखाई दी। यांग ये ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपने पीछे की रोशनी की किरणों को अनदेखा किया और शून्य फ्लैश को अपने सामने आसमान की ओर फेंक दिया। उसके पीछे दिखाई देने वाली महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, और उसने अपने शरीर के सामने अपनी तलवारें पार कर लीं। झनकार, वह अपनी तलवारों के साथ उड़ गई। यांग ये की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि यह महिला जो आत्मा क्षेत्र की केवल 8वीं रैंक के आसपास थी, वास्तव में शून्य फ्लैश के हमले को रोकने में सक्षम थी। हालांकि, यांग ये को तुरंत ही यह पता चल जाता है। यह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि उसके हाथों में तलवार कोई साधारण तलवार नहीं थी, अन्यथा शून्य फ्लैश की ताकत निश्चित रूप से उन्हें अलग कर देती, भले ही वे पृथ्वी रैंक या निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक की तलवारें हों। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और अपनी तलवार फिर से घुमाने वाला था। हालांकि, ठीक इसी समय एक मध्यम आयु वर्ग की महिला उसके सामने आई और हरे रंग की पोशाक में महिला के सामने खड़ी हो गई। 9वीं रैंक का एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ। यांग ये का दिल कांप उठा जब उसने खुद से कहा, जैसा कि एक बड़े संप्रदाय से उम्मीद की जाती है। वास्तव में इसके पास एक और 9वीं रैंक का एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ है।
अधेड़ उम्र की महिला ने यांग यी की ओर ठंडी निगाह से देखा और फिर कहा, जिंग झू, इस लड़ाई से खुद को अलग कर लो। वह साधना के उसी क्षेत्र में रहने वालों के बीच अजेय है, इसलिए तुम्हारे लिए साधना के क्षेत्र को पार करना और उसके खिलाफ जाना बिल्कुल असंभव है। अनावश्यक बलिदान मत करो। हरे रंग की पोशाक पहने जिंग झू नामक महिला ने एक क्षण तक गहराई से सोचा, फिर सिर हिलाया, और फिर उसने यांग यी की ओर देखा, फिर वह दूर चली गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फूल महल को वास्तव में आपके द्वारा ऐसी स्थिति में मजबूर किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, भले ही मेरा फूल महल आज आपको मार डाले, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में इसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से विनाशकारी गिरावट का सामना करेगी। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने धीरे से कहा, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि फैंग यू ने वास्तव में एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, फूल महल की प्रतिष्ठा? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। दक्षिणी क्षेत्र में भविष्य में फूल महल नहीं होगा। भले ही मैं आज तुम्हारे फूल महल को नष्ट न कर सकूं, लेकिन मैं एक दिन इसे अवश्य ही नष्ट कर दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, मैं तुम्हारे फूल महल के हर एक शिष्य का वध कर दूंगा, जब तक कि दुनिया में कोई भी शेष न बचे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी सांसें बर्बाद करना जारी नहीं रखा। उसके भीतर की गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई, जबकि नौवीं नर्क की तलवारें अचानक फड़फड़ाने लगी, और उसके अंदर से एक तूफान फूट पड़ा, जैसे ही वह तुरंत मध्यम आयु वर्ग की महिला के सामने पहुंचा। तलवार डोमेन! यांग ये चिल्लाया क्योंकि उसने तलवार डोमेन को सक्रिय किया था, और फिर शून्य फ्लैश तेजी से उसकी ओर बढ़ गया। अधेड़ उम्र की महिला तलवार के क्षेत्र में दब जाने से भौचक्की रह गई, और यांग ये को अपनी ओर शून्य फ्लैश घुमाते हुए देखकर उसकी पलकें झपक गईं। उसने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, और उसने तेजी से अपना दाहिना पैर पटका और अंतरिक्ष में एक काला और विशाल छेद खोल दिया, इससे पहले कि वह उसमें प्रवेश करती। अगले ही पल, यांग ये के दाहिने तरफ से 100 मीटर से भी बड़ी मुट्ठी नीचे की ओर आई। हालांकि यह यांग ये से 30 मीटर दूर पहुंचते ही रुक गई, और फिर यह टुकड़ों में फट गई। यांग ये ने मुड़कर उस अधेड़ उम्र की महिला को देखा जो उसके दाईं ओर लगभग 300 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में उसके तलवार क्षेत्र से मुक्त होने में सक्षम होगी। वह पहले की 9वीं रैंक की एक साल्ट्रियल विशेषज्ञ की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। वह तलवार क्षेत्र है। अधेड़ उम्र की महिला के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। यह वास्तव में असाधारण है। जब आप तलवार क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हों, तो साधना के उसी क्षेत्र में एक प्रगाढ़ व्यक्ति के लिए आपको मारना व्यावहारिक रूप से असंभव है। ऐसा लगता है कि मुझे आपको मारना ही होगा, भले ही मुझे आपको अपने साथ नीचे ले जाना पड़े। अन्यथा यह वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है, और मेरा फूल महल निश्चित रूप से भविष्य में नष्ट हो जाएगा। बकवास बंद करो। यांग ये ने गहरी सांस ली और अपनी पीठ पर लगे पंखों को वापस खींच लिया, और फिर 9वीं नर्क की ठंडी आंधी उसके सामने तैरने लगी। उसके बाद नेदर घोस्ट फ्लेम और वायलेट क्लाउड लाइटनिंग प्रकट हुई। 3 प्राकृतिक खजानों की उपस्थिति ने तुरंत ही आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया था। 9वां नर्क ठंडा तूफान, बैंगनी बादल, बिजली, और यह ज्वाला, यह नीचे की भूत ज्वाला होनी चाहिए। 3 प्राकृतिक खजाने। उसके पास वास्तव में 3 प्राकृतिक खजाने हैं। कियान हुआगू की आंखें आश्चर्य से भर गईं। एक साधारण व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में प्राकृतिक खजाने को देख भी नहीं सकता है, फिर भी ऐसे प्राकृतिक खजाने एक आत्मा क्षेत्र के गहन व्यक्ति के पास दिखाई दिए थे। इसके अलावा वे 3 भी थे। हे भगवान, आप उसके प्रति इतने दयालु और उदार क्यों हैं? जैसे ही वे यहाँ दिखाई दिए, उन्होंने तेजी से यांग ये के नियंत्रण में एक तलवार बनाई, और उसने इस तलवार को मध्यम आयु वर्ग की महिला की ओर इशारा किया जिसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। मैं तुम्हें एक ही वार में खत्म कर दूंगा। यांग ये की दबंग आवाज आसपास गूंज उठी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।